हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 41 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस टेस्ट पेपर में हिस्ट्री के 70 क्वेश्चन है, मैपिंग के 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन है। ओके, तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे इसका पहला पार्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस सेशन को भी पूरा देखिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा। लास्ट में करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल अक्सर क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है और करंट अफेयर्स से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनिक क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको उसको पढ़ना है प्रॉपर्ली। तो प्रैक्टिस के माध्यम से आप रिवीजन करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये ऊट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए दिया है नादिर शाह का आक्रमण, जो कि 1739 ईस्वी में हुआ था। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है मुगल शासन के पतन को निश्चित कर दिया था। तो यहाँ पे आपका मिलान हो जाएगा 1 से। ओके, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था इससे मुगल शासन के पतन पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। दूसरा है मुगल गवर्नरों द्वारा स्वायत्तता का दावा। मुगल गवर्नरों द्वारा स्वायत्तता का दावा, इसका मिलान होगा उत्तरवर्ती राज्यों का उदय, जैसे अवध का उदय हुआ था। सी है मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह। तो मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे जाट, रोहिल्या और सिखों जैसे स्वायत्त जिलों का उदय हुआ था। मुगल संप्रभुता की निरंतर मान्यता, इसका मिलान हो जाएगा 4 से, यानी शासकों द्वारा शाही उपाधियों का अधिग्रहण किया गया था। तो आंसर होगा आपका 1, 2, 3, 4। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। भारत में पुर्तगालियों के आगमन और प्रारंभिक यूरोपीय वाणिज्यिक गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुर्तगालियों के आगमन और प्रारंभिक यूरोपीय वाणिज्यिक गतिविधि के संबंध में ये 3 कथन दिए हैं और बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है ओके, पहला कथन है कि पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों के मौजूदा समुद्री वर्चस्व को चुनौती देकर हिंद महासागर में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित किया। पहला स्टेटमेंट सही है दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो ये पुर्तगाल एक तो बहुत ही छोटा-सा देश, ठीक है? यहाँ के पास पुर्तगालियों के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता था कि हमारी सेना बहुत छोटी है, सेना का आकार बहुत छोटा है। अगर हम भारत में आक्रमण करेंगे, यहाँ के जो मुगल साम्राज्य है, इनसे अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो भाई भारत की धरती पे अगर हम युद्ध लड़ते हैं, तो हार जाएँगे। इनको ये बात पता था। इन्होंने क्या किया कि अपने को हिंद महासागरीय क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग किया, यानी अपनी नौसेना को बहुत मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। हिंद महासागर पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पहला स्टेटमेंट सही था क्योंकि इनको पता था कि धरती पे तो हम नहीं लड़ पाएँगे, लेकिन समुद्र वाले रीजन में हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, यहाँ पे हम जीत सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित किया अपना हिंद महासागर में। ठीक है? समुद्री वर्चस्व को चुनौती दिया अरब व्यापारियों के। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कार्टेज प्रणाली शुरू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पुर्तगालियों से क्वेश्चन देता है, तो कार्टेज प्रणाली का स्टेटमेंट दे ही देता है। ओके? तो जब भी पुर्तगाली प्रणाली पढ़े तो इनका कार्टेज प्रणाली क्या था, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जिसके तहत भारतीय जहाज़ों को उन गंतव्यों के लिए यात्रा करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था, जो पुर्तगालियों द्वारा आरक्षित नहीं थे। अच्छा, इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में पढ़ने जाते हो, तो आपके पास एडमिट कार्ड होना ज़रूरी होता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो सेंटर में एंटर करना है तो आपके पास एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, जो आयोग द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। जो आपने पूरा डिटेल भरा रहता है, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना कंपल्सरी रहता है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अंदर एग्ज़ाम परीक्षा नहीं दे सकते। समथिंग ऐसा ही होता है कार्टेज प्रणाली। यानी कि इसके तहत जो भारतीय जहाज़ होंगे, पुर्तगालियों द्वारा जो लाइसेंस दिया जाएगा,
पुर्तगालियों का लाइसेंस होना ज़रूरी रहता था इन भारतीय जहाज़ों के पास। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं होता था तो उनको आगे जाने की अनुमति नहीं होती थी। इसके साथ ही ये जो है इन जहाज़ों पे लूट-मार कर लेते थे, जब्त कर लेते थे जहाज़ों को, तो इस तरह की ये एक्टिविटी करते थे, ठीक है? तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। और साथ में ये दावा भी करते थे कि देखो हम तुम्हारे गुंडों से, डकैतों से, जो समुद्री डकैत होते हैं, उनसे तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। तो इसके एवज़ में तुमको जो है ना कार्टेज प्रणाली के तहत पुर्तगाली लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसा भारतीय जहाज़ों के साथ हुआ करता था, ठीक है? तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तो सूरत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री सम्राट जहांगीर द्वारा सूरत के पास पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े की हार के बाद अंग्रेजों को अनुमति देने के बाद ही स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि सूरत में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ओके? तो जहांगीर द्वारा इसकी इजाज़त दी गई थी अंग्रेजों को। जब पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े जो हैं वहाँ पे हार जाते हैं, अंग्रेजों से हार जाते हैं, तब जो है यहाँ पे अंग्रेज जो है अपना जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ पे अपना धीरे-धीरे प्रभुत्व स्थापित करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ही इनकी शुरुआत जो है सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने से होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके? अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये नया पैटर्न है। इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था इसे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। 2027 में एग्ज़ाम है, तो अभी बहुत टाइम है। इस नए पैटर्न के हिसाब से अपने आप को ढालिए, ओके? तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर मैं बताऊँगी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ओके? तो सबसे पहले शांतिपूर्वक या तो मेरी अपनी तरफ से वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, तो खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा या मेरी आवाज़ सुन के भी आप रीड कर सकते हैं। पढ़िए, एक्स भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों की व्याख्या कर रहा था। एक्स ने कहा कि एक्स ने क्या कहा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार को मुख्य रूप से इंडोनेशियाई मसाला द्वीपों के साथ अपने वाणिज्य को समर्थन देने के साधन के रूप में माना और इसलिए भारत में सक्रिय रूप से क्षेत्रीय विस्तार का प्रयास नहीं किया। अब आ जाते हैं वाई। वाई कहते हैं कि वाई ने बताया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत अपने कमजोर संगठनात्मक संरचना और अपर्याप्त पूंजी के कारण फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। अब फिर से एक्स कहता है कि एक्स ने आगे तर्क दिया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारतीय वस्त्रों के लिए पूर्व की ओर आई थी, न कि इंडोनेशियाई मसाला द्वीपों के मसालों के व्यापार के लिए। अब ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, ऑप्शंस क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शंस पढ़कर ही देना है आंसर, ओके? तो ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए कि डच के संबंध में केवल एक्स के और फ्रेंच के संबंध में वाई के विचार ही सही हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि डच और अंग्रेजों के संबंध में केवल एक्स के विचार सही हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि फ्रेंच के संबंध में केवल वाई के विचार सही हैं और ऑप्शन डी कह रहा है कि एक्स और वाई के विचार सभी सही हैं। ओके, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो एक्स है वाई है इनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना है कि एक्स क्या कह रहे थे, किसके बारे में कह रहे थे। जैसे एक्स ने किसके बारे में, डच ईस्ट कंपनी के बारे में कहा, फिर वाई ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ बात बताया, फिर एक्स दोबारा कुछ बोलता है, ठीक है? एक्स दोबारा कुछ किसी के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करता है। वाई दोबारा कुछ बोलता है, एग्जामिनर ने इतने पे ही स्टेटमेंट खत्म कर दिया, ठीक है? ऑलरेडी इसने इतना बड़ा स्टेटमेंट बना दिया था, तो सोचा कि रहने देते हैं, बस करते हैं, ठीक है? तो एक्स ने पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो कहा है, उसको चेक करो कि क्या ये ऐतिहासिक रूप से सही है? जो ये तथ्य दिया है इसमें, क्या ये ऐतिहासिक रूप से सही है या नहीं है? जो एक्स ने बोला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो एक्स ने क्या कहा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में? कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार को मुख्य रूप से इंडोनेशियाई मसाला द्वीपों के साथ अपने वाणिज्य को समर्थन देने के साधन के रूप में माना और इसलिए भारत में सक्रिय रूप से क्षेत्रीय विस्तार का प्रयास नहीं किया। तो इतना तो आप लोग को पता होगा कि ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये मुख्यतः भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आई थी। इनका जो फ़ोकस था वो इंडोनेशियाई मसाला द्वीपों पर था। वो इंडोनेशिया के जो मसाला थे, वहाँ के जो मसाला बहुत फ़ेमस है। इन लोग इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर ये व्यापार करना चाहते थे, इनसे ही व्यापार करना चाहते थे, इंडोनेशिया मसाले द्वीपों से। तो ये भारत आते थे, तो इस कनेक्शन को समझिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी
और ये इंडोनेशिया से इनका क्या संबंध था? तो डच को जो है ना इंडोनेशिया के मसाला बहुत पसंद थे, यहाँ के मसाला इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो ये क्या करते थे कि डच लोग जो है यहाँ के मसाले को ये खरीदते थे और इंडोनेशिया के जो लोग थे इनको जो है भारत ठीक है? इनको जो है भारत के वस्त्र बहुत पसंद थे। इनको भारत के वस्त्र बहुत पसंद थे। तो जो इंडोनेशिया के लोग थे क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय का मतलब है कि आप अगर कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो, तो उसके बदले में आप उनको दूसरी वस्तु दोगे। जैसे आज हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो पैसे देते हैं, रुपया देते हैं तब हमें वस्तु मिलती है। लेकिन उस समय क्या था कि भाई पैसे रुपया का कोई सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं था, प्रचलित नहीं था बहुत ज़्यादा। तो लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। ओके? तो इंडोनेशिया के लोगों को भारतीय वस्त्र बहुत पसंद था। तो इंडोनेशिया ने के लोगों ने ये शर्त रखा कि भाई डचों से कि देखो तुम हमें भारतीय वस्त्र दो, हम तुम्हें अपने यहाँ के मसाला तुम्हें देंगे। तो डच का जो मेन फ़ोकस था वो इंडोनेशिया के मसालों का साथ व्यापार-वाणिज्य करना था और ये वहाँ पे जाकर के प्रॉपर सेटल होना चाहते थे। तो भारत पर इनका कोई बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं था कि ये भारत में ही बसें और भारत में ही व्यापार करें जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया था। तो यहाँ पे एक्स ने सही बोला कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार को मुख्य रूप से इंडोनेशियाई मसाला द्वीपों के साथ अपने वाणिज्य को समर्थन देने के साधन के रूप में माना और इसलिए भारत में सक्रिय रूप से क्षेत्रीय विस्तार का प्रयास नहीं किया। ये भारत में अपने आप को विस्तार करने का इन्होंने प्रयास नहीं किया क्योंकि इनका फोकस इंडोनेशिया मसाला द्वीपों पर था। इतना तो समझ में आ गया कि एक्स ने ये बात सही कहा है। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है? डच के संबंध में केवल एक्स ओके और कोई संबंध है? तभी और हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में अभी एलिमिनेट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अब वाई के बारे में पढ़ते हैं, तो वाई ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया कि वाई ने बताया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत अपने कमजोर संगठनात्मक, संरचनात्मक और अपर्याप्त पूंजी के कारण फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। आप लोग को इतना पता होगा कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक सरकारी कंपनी थी। यहाँ पे जो भी निर्णय लिए लेना होता था, जो भी काम करना होता था, इसके लिए जो डिसीजंस लेने होते थे, सरकार से पूछना पड़ता था, सरकार से निर्णय अब जब कोई सरकारी काम होता है, आप सबको पता है कि कितना लेट-लिताफ होता है, ओके? पूँजी की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, तो सरकार बहुत देर में फंडिंग करती थी। ऐसे में क्या होता था कि जो काम जल्दी होना था, वो बहुत लेट होता था और यहीं पे हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो ये एक प्राइवेट निजी संस्थान थी। तो इंग्लिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम होते थे, बहुत तेज़ी, बहुत फ़ास्ट होते थे। तो ये जो वाई ने बताया, ये बात बिल्कुल इसने सही बोला है। कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत अपने कमज़ोर संगठनात्मक, संरचनात्मक और अपर्याप्त पूँजी के कारण फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। यानी कि एक्स ने जो पहला स्टेटमेंट बोला देखो क्योंकि एक्स ने 2 स्टेटमेंट दिया था। एक तो ये ऊपर सबसे पहले डच के बारे में बताया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फिर एक्स नीचे एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया। तो आपको क्या करना है एक्स लिख करके इसके क्योंकि 2 स्टेटमेंट है तो सबसे ऊपर वाला स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट था इसको करेक्ट कर दो। अब वाई भी लिख दो, वाई ने केवल एक ही स्टेटमेंट दिया, तो ये भी आपका सही है। वैसे आप एक ग्राफ बना लो, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर जब आप ऑप्शन देखोगे तब तक आप भूल जाओगे। मान लो ऐसे ही रहा, अगले पेज पे ऑप्शन दिया है तब तो बड़ा मुश्किल रहेगा आंसर करना। एक्स ने अब देखो फिर से एक्स दोबारा क्या कह रहा है, एक्स ने आगे तर्क दिया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारतीय वस्त्रों के लिए पूर्व की ओर आई थी, न कि इंडोनेशिया द्वीपों के मसाला के व्यापार हेतु। देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी ना, तो इसका स्टार्टिंग में जो फोकस था वो इंडोनेशियाई द्वीपों के मसालों के व्यापार पर ही था। वो भी इंडोनेशिया के मसालों का व्यापार करना चाहता था, वो भी इंडोनेशिया के मसालों को खरीदना चाहता था और अपने यहाँ ब्रिटेन में ले जाकर के वहाँ के लोगों को बेचना चाहता था। तो इसका यही उद्देश्य था स्टार्टिंग में। लेकिन जब ये भारत में भारतीय वस्त्रों को खरीदा क्योंकि इंडोनेशिया के लोगों को भारतीय वस्त्र पसंद था, तो मसाला अगर ये देते ये ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इसके बदले उनको भारतीय वस्त्र चाहिए था। तो जब ये भारतीय वस्त्र खरीदे बाहर से, तो इनको यहाँ के भारतीय बाज़ार के बारे में पता चला कि भारतीय बाज़ार बहुत बड़ा है और यहाँ के वस्त्र भी बहुत अच्छे हैं। फिर धीरे-धीरे इनका फ़ोकस जो है भारतीय क्षेत्रों पर पड़ने लगा। फिर धीरे-धीरे अपने भारत में विस्तार करने लगे, भारत में अपना व्यापार-वाणिज्य करने लगे। फिर आप आगे तो आप जानते होंगे कि अपना ये व्यापार तो करते ही थे, साथ में अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करने लगे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? एक्स ने जो दूसरी बात बताई थी ना, ये इसने गलत बताया, ये इसको पता नहीं था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्त्रों के लिए पूर्व की ओर आई थी, न कि इंडोनेशिया द्वीपों के मसाला के व्यापार हेतु। तो ये गलत है। स्टार्टिंग में इंडोनेशिया द्वीपों के
व्यापार के लिए ही आई थी। बाद में जो है भारतीय वस्त्रों के इसका फ़ोकस हो गया था। तो एक्स ने पहला वाला बात तो सही बोला था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में। दूसरा वाला देखो जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में इसने गलत बताया। वाई ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। एक ही बात बोला लेकिन इसने सही बोला है। ऐसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। देखो ऑप्शन 1 पढ़ो। तो डच के संबंध में केवल एक्स के और वाई के संबंध में यानी फ्रेंच के संबंध में वाई के विचार ही सही हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी कह रहा है कि डच और अंग्रेजी के संबंध में केवल एक्स के विचार सही हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि एक्स ने केवल एक्स के विचार कहाँ सही है, वाई के भी तो विचार सही हैं और एक्स के दोनों विचार कहाँ सही है। अंग्रेजों के संबंध में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में जो बात बोला था एक्स ने, ये तो गलत बोला था। डच के संबंध में सही बोला था, ये तो होगा ही नहीं आंसर। सी कह रहा है कि फ्रेंच के संबंध में केवल वाई के विचार सही हैं। केवल वाई के विचार कहाँ संबंध है? केवल वाई के विचार सही हैं फ्रेंच के संबंध में। तो भाई एक्स के भी विचार सही हैं, एक्स ने भी जो बोला था सही बोला था। हालाँकि वो दूसरे के बारे में बोला था, लेकिन तब भी आंसर ओवरऑल आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ये ए ज़्यादा सटीक आंसर है, ठीक है? और एक्स और वाई के विचार सभी सही हैं, ये तो होगा ही नहीं, गलत है। तो ऐसे आपको आंसर करना है, ठीक है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों पर अंग्रेजों की सफलता के कारणों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अन्य यूरोपीय देखो भारत में बहुत सारे यूरोपीय आए हैं, लेकिन अंग्रेज ही क्यों सफल हुए? इसके क्या कारण है? ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संगठनात्मक संरचना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में अधिक सरल और कुशल थी। ये बात तो सही है आपका पहला स्टेटमेंट क्योंकि देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि हमने बताया कि ये एक सरकारी कंपनी थी। ये सरकार के निर्णय पर, सरकार के फंडिंग पर निर्भर रहता था, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट, एक निजी संस्थान थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सरकार से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में अधिक परिचालन स्वायत्तता प्राप्त थी। देखो भाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, एक सरकारी कंपनी है, तो क्या ये ज़्यादा स्वायत्त होगी? क्या ये ज़्यादा स्वतंत्र रूप से काम करेगा? नहीं करेगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सरकार से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में अधिक परिचालन स्वायत्तता प्राप्त थी, तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त थी। ये अपना निर्णय खुद लेता था, बिना किसी रोक-टोक के, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने कूटनीति, सैन्य सफलता और शाही फरमानों के माध्यम से मुगल सम्राटों से महत्वपूर्ण व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का देखो, मैं देखो भूल गड़बड़ कर रही हूँ। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इस इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। अपने ये कूटनीतिक उद्देश्य और सैन्य सफलता के माध्यम से तो इनको स्टार्टिंग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। वहाँ से ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे अपना सेना विस्तार करते हैं। आगे अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, आप अच्छे से समझ जाएँगे कि ये कैसे अपना विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की सफलता निम्नलिखित में से किन कारकों ने योगदान दिया? देखो कर्नाटक युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ते हैं। हालाँकि स्थानीय जो शासक होते हैं उनके बीच युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो इनमें ये फ्रांसीसी और अंग्रेज जो हैं अलग-अलग ग्रुप को सपोर्ट करते हैं या आपस में भी लड़ते हैं। ओके? तो पहला स्टेटमेंट देखिए, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि फ्रांसीसी पर अंग्रेजों की सफलता है। आपको पता होगा कि जब कर्नाटक युद्ध होता है या आंग्ल-फ्रांसीसी युद्ध होता है, तो अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके सफलता के कारण क्या रहे? किन-किन कारकों ने योगदान दिया? ये आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट इसके संदर्भ में दिया है। बताना है कि कौन-सा सही है, ठीक है? ओके, पहला पढ़िए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय जल क्षेत्र में फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक प्रभावी नौसैनिक उपस्थिति। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने की बात है। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की उसकी नीति को निरसित कर दिया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो आप लोग को ध्यान होगा कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटका या फिर द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है, तो डुप्ले क्या है बहुत इस समय निर्णायक युद्ध हो रहा होता है। बहुत भयानक युद्ध हो रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है? लेकिन इसी समय क्या है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को बुला लिया जाता है और उसकी जगह पे गोडेन्यू ऐसा कुछ नाम है, अलग-अलग लोग अलग तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं, गोडेन्यू।
ठीक है? इसको भेजा जाता है। तो ये जो डुप्ले था ये थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन जो गोडेन्यू था ये थोड़ा उदार प्रवृत्ति का था। ये शांति, विलय या फिर समझौता करके युद्ध को समाप्त करना चाहता था। तो जब ये आया गोडेन्यू इसकी जगह पे, डुप्ले की जगह पे, तो ये अंग्रेज़ों से समझौता कर लेता है, संधि कर लेता है। आप लोग को ध्यान होगा द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध में पांडिचेरी की संधि हो जाती है। पांडिचेरी की संधि हो जाती है। इस संधि के तहत दोनों ने एक-दूसरे के जो क्षेत्र जीते हुए थे, वो जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके? तीसरा स्टेटमेंट देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल के समृद्ध वित्तीय और सैन्य संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो जाती है। देखो प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, तो धीरे-धीरे अंग्रेजों की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इनको बंगाल में जो है बहुत बड़े क्षेत्रों पर इनको टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है आगे चल कर के। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा देखो तो भारत में फ्रांसीसियों की कोई स्थायी नौसैनिक उपस्थिति नहीं थी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि भारत में फ्रांसीसियों की कोई भी स्थायी नौसैनिक उपस्थिति नहीं थी। तो चारों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। इसके संबंध में आपको 2 कथन दिए हैं और बताना है कि किसके साथ संबद्ध किया जा सकता है, किसके साथ इन दोनों कथनों को लिंक किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, समझ लेना आपके सामने क्या है, जैसे एक मूवी देखते हो क्राइम थ्रिलर मूवी, मुझे बहुत पसंद है क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखना कि किस तरह से मर्डर हुआ है, किसने मर्डर किया, क्या-क्या सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, किस सबूत के बेसिस पे कैसे पकड़ा जाता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हर एक अपराधी को लिंक किया जाता है, ओके? उस जो सबूत जुटाए गए होते हैं उससे और बहुत सारे जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, लोकेशन होते हैं, बहुत सारे मामले होते हैं, उन सभी को इंटरलिंक किया जाता है। तो समथिंग वैसा ही जब मैं इस तरह के क्वेश्चन को मेरे सामने आता है तो मैं वैसा ही सोच के करती हूँ। आप लोग भी उस तरह से करिएगा कि लिंक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है? जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, देखिएगा कि क्या ये दिया गया स्टेटमेंट इन सब से लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? क्योंकि कल को आप लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे या फिर आईपीएस बनेंगे तो इस तरह के मामले आपके पास आएँगे। ओके? तो देखो यहाँ पे पहला प्लासी के युद्ध के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि शुल्क मुक्त व्यापार विशेषाधिकार का दुरुपयोग और कलकत्ता की किलेबंदी करने की अधिकार की अंग्रेजों की मांग सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। ठीक है? तो देखो ऐतिहासिक रूप से जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है कि प्लासी के युद्ध का कारण क्या था कि ये जो अंग्रेज थे ना ये बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करना चाहते थे। जैसे कि बंगाल में क्या था कि हर जगह ही ऐसा था कि जो भी व्यापारी है व्यापार करेंगे तो वो कुछ शुल्क देंगे। ठीक है? वो राजा को कुछ शुल्क देंगे, लेकिन ये अंग्रेज बड़े ढीठ टाइप के लोग थे। ये ना शुल्क बिना शुल्क के व्यापार करना शुरू कर दिए सिराजुद्दौला का विरोध करते हुए। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अपने यहाँ के यानी बंगाल के सारे लोगों को शुल्क मुक्त सारे व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया कि अब सभी जो है फ्री ट्रेड करेंगे, बिना किसी शुल्क के सभी व्यापार करेंगे। तो इसी पे ये अंग्रेजों को भई मिर्ची लग गई, बहुत भयानक मिर्ची लगी। और इसका ये फिर विद्रोह ये शुरू कर दिया अंग्रेज, सिराजुद्दौला का और ये कलकत्ता की किलेबंदी का भी अधिकार प्राप्त करना चाहते थे कि ये कलकत्ता को किलेबंद करना चाहते थे, इस क्षेत्र को अपने हिसाब से अपने लिए सुरक्षित करना चाहते थे, अपने हित के अनुसार ढालना चाहते थे। तो ये एक कारण था प्लासी के युद्ध का, प्रमुख कारण था। दूसरा कह रहा है कि प्लासी के युद्ध का परिणाम मुख्य रूप से सिराजुद्दौला की सेना पर अंग्रेजी सेना की सैन्य श्रेष्ठता स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से पढ़ना है यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन देगा तो आप लोग धोखा खा जाएंगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो प्लासी के युद्ध के परिणाम को मुख्य रूप से सिराजुद्दौला की सेना पर अंग्रेजी सेना की सैन्य श्रेष्ठता द्वारा तय किया गया। आप लोग को पता होगा कि जब प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला के पास लगभग 40,000 सैनिक होते हैं और यहीं पे अगर हम बात करें अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेजों के पास कितनी सेना होती है पता है? लगभग लगभग 10,000 वैसे तो 7,000 है, तो लगभग हम चलो 10,000 क्या 7 ही हज़ार मान लो लगभग 7,000 इतनी कम सेना होती है अंग्रेजों के पास। तो सैन्य श्रेष्ठता तो नहीं कह सकते कि इनके पास बहुत ज़्यादा सेना हो, बहुत ज़्यादा हथियार हों, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास बहुत ज़्यादा हथियार भी थे, बहुत ज़्यादा सैनिक भी थे। अंग्रेजों के पास कम सैनिक थे। तो यहाँ पे सैन्य श्रेष्ठता द्वारा ये प्लासी का युद्ध जो है इनके हाथों अंग्रेज अंग्रेज नहीं जीतते हैं, बल्कि ये अपनी कूटनीति के आधार पर
अपने कूटनीति के दम पे अपने ये कहें तो जो धोखाधड़ी के माध्यम से ये धोखाधड़ी के कारण जीतते हैं। अब इसने धोखाधड़ी क्या किया था, ये मैं बता देती हूँ कि देखो, सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम होता है मीर जाफ़र। आप लोग को ध्यान होगा, इसके सेनापति का नाम होता है मीर जाफ़र। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर जाफ़र को अपने गुट में मिला लिया, अपने समर्थन में कर लिया। और जब युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को पता चल गया कि मीर जाफ़र जो है, ये धोखा दे रहा है और फिर क्योंकि सेनापति धोखा दे रहा है, तो वहाँ पे युद्ध की स्थिति कैसी होगी? एक तो मानसिक तनाव और युद्ध, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई मीर जाफ़र ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों ने बहुत कूटनीति किया यहाँ के सैनिकों को इनके सैनिकों को कहीं न कहीं अपने फ़ेवर में कर लिया था, बहुत धोखाधड़ी भी किया था। तो इस वजह से यही कारण था कि अंग्रेज़ यहाँ पे जीत गए थे, अपने कूटनीति और धोखाधड़ी के दम पर। तो सैन्य श्रेष्ठता नहीं कह सकते, अपने सैन्य श्रेष्ठता के कारण ये नहीं जीते थे। तो दूसरा गलत है, ठीक है? ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो इसको लिंक करो कि किसके साथ संबद्ध किया गया है। तो प्लासी के युद्ध के कारण अब देखो क्या प्लासी के युद्ध के कारण बताया जा रहा है, लिंक करने की कोशिश करो। तो हाँ, हमको पता है कि ये प्लासी के पहला स्टेटमेंट जो है, ये प्लासी के युद्ध का कारण बन रहा है। तो यहाँ पे हम पहला वाला स्टेटमेंट सही मान लेंगे। प्लासी के युद्ध का महत्व, कहीं पे भी प्लासी के युद्ध का महत्व का चर्चा किया गया है? इसके महत्व को बताया गया है कि इसका ये महत्व रहा? नहीं ना, तो दूसरा तो नहीं होगा, पहला वाला होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो ये इस टेस्ट सीरीज़ की वीडियो बहुत थोड़ी लंबी होगी। नॉर्मली क्या होता था कि 1 डेढ़ घंटे मेरी क्लास खत्म हो जाती थी। मेबी इतने लंबे-लंबे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको भी सब्र करना पड़ेगा, अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बन रहा है और आपको पूरा देखना पड़ेगा। ओके? तो बक्सर के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन-सी घटनाएँ हुई? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। पहला स्टेटमेंट देखिए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। तो आप लोग को पता है क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन-सा स्टेटमेंट सही है, ओके? तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि भई बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है शाह आलम द्वितीय से, ओके? शाह आलम द्वितीय से, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दीवानी और निज़ामत का क्या काम होता मतलब क्या मतलब होता है? देखो, दीवानी का मतलब ये होता है टैक्स वसूलने का अधिकार, टैक्स कलेक्शन का अधिकार, ओके? टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। यानी कि पहले क्या था जब बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था, तो इन सारे क्षेत्रों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स जो राजस्व वसूले जाते थे, वो राजा के खजाने में जाता था। अब यहाँ पे क्या था कि भई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आएगा, इतना बड़ा पैसा अब इनके हाथों में जाएगा, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निज़ामत अब निज़ामत अधिकार क्या है? निज़ामत अधिकार मतलब सैन्य स सैन्य प्रशासनिक जो कार्य होता है, मतलब सेना को रखना, उनको वेतन देना या कहीं युद्ध करना है, तो ये निज़ामत कार्य है। इसके साथ ही समाज में अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना है, इसी को निज़ामत कार्य कहते हैं। दोनों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गईं, जिससे नवाब की संवैधानिक स्थिति समाप्त हो गई। तो आप लोग को इतना पता होगा कि जो ये अंग्रेज़ थे बड़े चंट थे। अंग्रेज़ ने केवल और केवल अपने हाथों में दीवानी अधिकार लिया था। यानी पैसा वसूलने वाला जो अधिकार था वो अपने ले लिया, कमाई वाला जो अधिकार था वो अपने पास ले लिया और जो काम करने वाला अधिकार था, वो नवाब के पास ही रहने दिया था। यानी कम पैसा फंड किसके पास जाएगा? अंग्रेज़ों के पास और काम ज़िम्मेदारी वाला काम किसके पास रहेगा? तो नवाब के पास रहेगा। तो निज़ामत का जो कार्य है, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं आया था, बल्कि नवाब के पास ही रहा था। तो इसीलिए ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ओके? दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों के पास और निज़ामत अधिकार नवाब के पास ही रह गया था। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि दोनों अधिकार जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नवाब की अभी संवैधानिक स्थिति बनी हुई थी। बस ये था कि वो कठपुतली बन के रह गया था नवाब, ओके? जैसे आप मैंने हमेशा आप एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लो आप अपने घर में 2 भाई-बहन हो, ठीक है? ओके? जिसमें से आपको यानी जो बॉय है, बी से बॉय कर लो, तो जो बॉय है उसको कहा गया है कि तुमको घर सामान खरीद के लाना है, राशन खरीद के लाना है, घर की साफ-सफाई करनी है, खाना बनाना है। लेकिन ये जो छोटी सिस्टर है, तो इसको जो है पैसा इस मान लो 2-3 जगहों पे मकान है, किराया है, आप किराए पे आपके पेरेंट्स ने दिया, तो वहाँ पे किराया वसूलने का काम जो है इस छुटकी को दिया गया है, ठीक है? तो सारा पैसा इस छुटकी के पास आएगा
और सामान-वामान खरीदने का काम, साफ-सफाई का काम, टॉयलेट साफ करने का काम इस बॉय को दिया गया है, बड़े भाई को दिया गया है। तो जब भी इसको पैसे की ज़रूरत होगी, राशन खरीदना होगा तो किसके पास आएगा? ए के पास। कहेगा, "ए छुटकी बहन मेरे को पैसे दे दे।" तो वो एकदम गिन के पैसे देगी या लेट-लिताब करेगी। तो जब ये सामान खरीद के ले आएगा तो कहेगी पूछेगी कि तुमने क्या-क्या सामान लिए? चलो लिस्ट बना के दो, 1-1 रुपए का हिसाब लेगी। पूछेगी ₹5 कहाँ गए? वो कहेगा मैंने कुलकुले खा लिए। मैंने कुरकुरे खा लिए। तो वो भाई उसको डाँटेगी, फटकार लगाएगी। तो कुछ समझ लो ऐसा ही यहाँ पे भी था, ओके? तीसरा देखो तो नाज़िम का पद रक्षा, कानून व्यवस्था और न्याय प्रशासन की औपचारिक ज़िम्मेदारी के साथ जारी रहा। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि नाज़िम का पद जो है इसमें रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय प्रशासन की औपचारिक ज़िम्मेदारी के साथ जारी रहा। ये किसके पास रहा ये अधिकार? तो नवाब के पास रहा, ठीक है? ये जो नवाब है यही है बड़ा बी बॉय, ठीक है? तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन-सा कथन सही है। अब इलाहाबाद की संधि देख लो भाई। इलाहाबाद की संधि निम्नलिखित में से इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में कौन-कौन से कथन आपके सही हैं? एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं क्योंकि हाँ, यहाँ पे पूछा है कि कौन-सा कथन सही है, ओके? तो देखो, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कड़ा और इलाहाबाद मुगल सम्राट को सौंप दिए गए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि युद्ध क्षतिपूर्ति देने पर सहमत होने के बाद शुजा-उद-दौला को मुख्य अवध रखने की अनुमति दी गई थी। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपका करेक्ट है, ठीक है? क्योंकि युद्ध क्षतिपूर्ति देने पर सहमत होने के बाद शुजा-उद-दौला को मुख्य अवधि रखने की अनुमति दे दी गई थी। क्षतिपूर्ति के तौर पे यानी युद्ध क्षतिपूर्ति के तौर पर इनको अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि शुजा-उद-दौला ने एक-दूसरे के क्षेत्रों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ एक पारस्परिक व्यवस्था की थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये सभी टॉपिक अगर आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है तो आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लो। स्टार्टिंग में ही ये सारे चैप्टर दिए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ओके? तो आपको पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप सीसैट पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप सी जीएस में कितना भी मेहनत कर लो, अगर आप सीसैट में थोड़ा-सा भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर समझ लो आपका आप स प्रीलिम्स ही नहीं क्वालीफाई होगा, जीएस नहीं अगर सीसैट आपने नहीं क्वालीफाई किया, तो प्रीलिम्स भी बहुत मुश्किल है, आप हो ही नहीं पाएगा। आप अगले नेक्स्ट चरण पे पहुँच ही नहीं पाएँगे, मेंस में ही नहीं पहुँच पाएँगे, तो इसके लिए आपको सीसैट पे बहुत प्रैक्टिस करना है। अगर आप सीसैट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ये देखो सीसैट की बैच अब एक नई बैच लॉन्च होने वाली है। इस नए बैच को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आपको बहुत कुछ यूपीएससी के जो सीसैट में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो अभी 7-8 महीने का टाइम है, आप अच्छे से सीसैट को प्रॉपर तैयार कर लोगे। अगर अभी ये सोच रहे हो कि अरे एग्ज़ाम है, अभी बहुत अ, टाइम है, जब एग्ज़ाम आएगा तो देख लेंगे। जब एग्ज़ाम आएगा तो क्या होगा ना कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत आ जाएगा। इस सीसैट के इतने ब्रॉड सिलेबस को आप नहीं कवर कर पाएँगे। फिर आप ये सोचेंगे कि चलो कॉम्प्रिहेंसिव कर लेंगे, हो जाएगा 28-30 कॉम्प्रिहेंसिव देगा, 5, 6, 10 जो है सीसैट और मैथ के क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव के क्वेश्चन में कोई भरोसा नहीं होता है कि जो आप करके आ रहे हो वो सही ही है। 50-50% का होता है, तो फिर आप क्या है ना कि एग्ज़ाम ही देने नहीं जाओगे। इस बात को ध्यान रखना, जब एग्ज़ाम आएगा ना तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा। अगर आपने प्रॉपर हमारी गाइडेंस को फ़ॉलो नहीं किया, मैं जो बताती हूँ उसको फ़ॉलो नहीं किया, तो ऐसा ही होगा कि आप फिर कहोगे कि नेक्स्ट टाइम जो है एक-एक चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, एक-एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसा आप मत करिए। हाँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। मिस्टर एक्स ने बंगाल के अधिग्रहण के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक नीतियों की समीक्षा करते हुए देखा कि कंपनी के राजनीतिक अधिकार ने व्यापार के वित्त पोषण के तरीकों को मौलिक रूप से बदल दिया है। फिर मिस्टर वाई कहते हैं, मिस्टर वाई ने बताया कि क्षेत्रीय नियंत्रक ने कंपनी को उत्पादकों और प्रतिद्वंदी व्यापारियों पर व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया। मिस्टर जेड ने तर्क दिया कि समय के साथ कंपनी का अर्जन केवल विदेशी वाणिज्य से होने वाले लाभ की बजाय क्षेत्रीय राजस्व पर अधिक निर्भर होने लगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से निष्कर्ष प्रतिपादित किए जा सकते हैं ये बताना है आपको। 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताइए कि ये तीनों निष्कर्ष क्या इस पर आधारित हैं? क्या इस पूरे स्टेटमेंट से
ये जो इतना बड़ा पैरा दिया गया है, इस पैरा के बेसिस पे ये 3 निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं या नहीं, ठीक है? तब आपको फाइनल आंसर यहाँ पे जा कर के बताना है ऑप्शन के थ्रू। चलिए, तो देखो एक्स ने क्या बोला? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक्स ने क्या बोला है किसके संदर्भ में, वाई ने किसके संदर्भ में क्या बोला है और जेड ने किसके संदर्भ में क्या बोला है। ओके, तो मिस्टर एक्स बता रहा है कि बंगाल के अधिग्रहण के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक नीतियों की समीक्षा करते हुए देखा कि कंपनी के राजनीतिक अधिकार ने व्यापार के वित्त पोषण के तरीकों को मौलिक रूप से बदल दिया है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि बंगाल की दीवानी के अधिग्रहण ने कंपनी को इंग्लैंड से आयातित बुलियन पर निर्भर रहने के बजाय भारत के भीतर से एकत्रित राजस्व से निर्यात वस्तुओं की खरीद का वित्त पोषण करने में सक्षम बनाया। देखो आप लोग को ध्यान होगा इलाहाबाद की संधि होती है ब- अ, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है? टैक्स वसूलने का अधिकार। ओके, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, यानी इन क्षेत्रों में टैक्स राजस्व की वसूली कौन करेगा? अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। अब देखो इस स्टेटमेंट को आप पूरी तरीके से समझो कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि आयातित हो रहा है, निर्यात हो रहा है, किस किस चीज का आयात हो रहा है, किस चीज का निर्यात हो रहा है, इसको समझिएगा। देखिए जब इनको दीवानी अधिकार नहीं मिला था, जब इनको बंगाल का दीवानी अधिकार नहीं मिला था, इसके पहले क्या कॉन्सेप्ट था? तो देखो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए थे, ठीक है, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए थे तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? इंडोनेशिया के मसाला को खरीदना। लेकिन जो इंडोनेशिया के लोग थे ना, इनको भारतीय वस्त्र बहुत पसंद था। तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने क्या किया कि भारत से ये वस्त्र खरीदता था और यहाँ से मसाला खरीदता था। मसाला खरीदता था और वस्त्र जो है इंडोनेशिया को देता था। फिर इसके बाद इसको भारत में जो है, भारत की वस्त्र बहुत पसंद आने लगी और भारत के बाजार को इसने समझा कि ये इसके हित के लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारतीय वस्त्रों को खरीदना शुरू किया। भारतीय वस्तु को खरीद के ले जाते थे अपने इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड या ब्रिटेन में ले जाते थे। ओके, कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत से वस्त्र खरीदते थे, तो इस वस्त्र के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को इनको कुछ तो देना पड़ेगा, व्यापारियों को जिनसे ये वस्त्र खरीद रहे हैं, भारत के व्यापारियों को कुछ तो देना पड़ेगा। तो जब ये वस्त्र देते थे, तो इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को सोना या चांदी देना पड़ता था, ठीक है? यानी सोने या चांदी के बदले ये भारतीय वस्त्र को अपने यहाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था थी उस समय, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना पड़ता था। यानी कि भारत में इनको कोई भी चीज़ खरीदना है, भारत में अगर इनको कोई भी चीज़ खरीदना है, तो इसके लिए ये अपने इंग्लैंड से धन-दौलत ले आएँगे, तब ये भारत की वस्तुओं को खरीद पाएँगे। ठीक है? भारत की वस्तुओं को, जैसे आप दुकान पे जाते हो, तो दुकान पे कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। इसी तरीके से इनको पैसा की जगह ये क्या देते थे? सोना-चांदी देते थे भारतीयों को। ठीक है? और इसके बदले ये भारत से वस्त्र या अन्य वस्तुएँ खरीद के ले जाया करते थे। तो ये हो गया। जब इनको बंगाल की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, बंगाल की जब ये इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, तो इनको धन की प्राप्ति तो यहीं से होने लगी। अब इनको पैसा, धन की प्राप्ति जो है यहीं से होने लगी। अब यहाँ पे जो वस्त्र खरीदेंगे बंगाल से, मान लो बंगाल के लोगों से इनको वस्त्र खरीदना है, तो इन्हीं के लोगों से ये जो टैक्स वसूल रहे हैं ना, इसी के टैक्स के बदले ये वस्त्र खरीद लेंगे। अब इनको जो है अपने यहाँ से, यानी इंग्लैंड से सोना या चांदी या बुलियन ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या था? भारत वस्त्र का निर्यात करता था और सोना-चांदी का आयात करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि भारत जो है वस्त्र का निर्यात कर रहा है, लेकिन आयात किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा है। क्यों आयात नहीं हो रहा है? क्योंकि ये वस्त्र के बदले जो इनको धन मिल रहा है, इसके वस्त्र के बदले जो दूसरी वस्तु मिल रही है, दूसरी वस्तु जो मिल रही है, इनको यहीं से ये टैक्स के रूप में जो दे रहे थे, वही वापस इनके पास जो है वस्तु के बदले वापस आ रहा है। ठीक है? इसी को जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका, निष्कर्ष आपका सही निकल रहा है कि बंगाल की दीवानी के अधिग्रहण ने कंपनी को इंग्लैंड से आयातित बुलियन पर निर्भर रहने की बजाय भारत के भीतर एकत्रित राजस्व से निर्यात वस्तुओं की खरीद का वित्त पोषण करने में सक्षम बनाया। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए, इस बेसिस पे आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, तो कंपनी ने उत्पादकों को नियंत्रित करके, स्थानीय व्यापारियों को प्रभावित करके और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को समाप्त करके अपनी व्यावसायिक
स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने राजनीतिक और सैन्य अधिकार का उपयोग किया। यहाँ पे अब देखिए मिस्टर वाई ने क्या बोला, बताया कि क्षेत्रीय नियंत्रण ने कंपनी को उत्पादकों और प्रतिद्वंदी व्यापारियों पर व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया था। ओके, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा कि ये दूसरा निष्कर्ष भी निकल रहा है। तीसरा देखिए तो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कंपनी के परिवर्तन ने क्षेत्रीय राजस्व को आय का एक निरंतर बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण स्रोत बना दिया, जबकि विशुद्ध रूप से इसके व्यापारिक अर्जन में गिरावट आई थी। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है कि तीसरा निष्कर्ष भी निकल रहा है। देखिए यहाँ पे जेड क्या कह रहा है, जेड ने तर्क दिया कि कंपनी का अर्जन केवल विदेशी वाणिज्य से होने वाले लाभ की बजाय क्षेत्रीय राजस्व पर अधिक निर्भर होने लगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में दिया है कि मद्रास की संधि ने यथास्थिति बहाल कर दी और विजित क्षेत्रों की आपसी वापसी का प्रावधान किया। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी पहला आपका सही सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी। ओके, कब हुई थी, 1769 टू 1767 टू 69। ओके, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ओके, तो यहाँ पे पहला तो सही है कि मद्रास की संधि हुई, जिसके बाद क्या हुआ कि हैदर अली ने जितने क्षेत्र अंग्रेजों के जीते थे उसको वापस कर दिया, और अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र हैदर अली के जीते थे उसको वापस कर दिया, यानी दोनों दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया था मद्रास की संधि के तहत। अब देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मंगलोर की संधि होती है। आगे स्टेटमेंट में कह रहा है कि टीपू सुल्तान को मालाबार और डिंडीगुल अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टीपू सुल्तान को मालाबार और डिंडीगुल अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, न कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा देखो, दो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। इसमें क्या था, इसमें टीपू सुल्तान को अपने लगभग आधे क्षेत्र सौंपने के लिए बाध्य किया गया था, जिसके अंतर्गत ये मालाबार और डिंडीगुल क्षेत्र भी शामिल था, तो तीसरा सही सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और वाडियार वंश की पुनर्स्थापना के माध्यम से मैसूर को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। तो देखो भाई, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो ये बात तो सही है, लेकिन कह रहा है कि वाडियार वंश की पुनर्स्थापना, वाडियार वंश को समाप्त कर दिया गया था, पुनर्स्थापना नहीं की गई थी, तो चौथा गलत हो गया। दूसरा और चौथा गलत है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे बोला है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो केवल दूसरा सही नहीं है। ओके, आंसर आपका यहाँ पे ये सही है, चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। ओके, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। एक्चुअली दोस्तों अभी मैंने क्या हुआ कि इसके पहले टोटल पूरे 2.5 घंटे का मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था। ठीक है, 2.5 घंटे का मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, जिनमें से 1 घंटे तक यानी लगभग 39 मिनट तक ही वॉइस आ रही है। ठीक है, उसके बाद की पूरी क्लास में वॉइस ही नहीं आ रही है। मैंने इतनी मेहनत से उस क्लास को रिकॉर्ड किया था, और जब मैंने चेक किया अपलोड करने से पहले तो देखा कि 1.5 घंटे की क्लास में वॉइस ही नहीं है। तो अब क्या है कि फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जो पहला वाला रिदम था लेक्चर रिकॉर्ड करने का, वो वैसे ही वाली रिदम नहीं बन पा रही है। माइंड मेरा अपसेट हो गया कि भाई इतने देर का लेक्चर था मेरा, खराब हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर से कर रहे हैं। ओके, आंग्ल मराठा युद्धों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ओके, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दे रहा है सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। इसका संदर्भ में सालसेट पर ब्रिटिश कब्जे की पुष्टि की और अंग्रेजों तथा मराठों के बीच शांति बहाल की। तो पहला स्टेटमेंट आपका बोला है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही सुमेलित है। बसिन की संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही सुमेलित है। तीसरा कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में यह युद्ध ब्रिटिश संरक्षण में पेशवा के पद की पुनर्स्थापना के साथ समाप्त हुआ। देखो, पेशवा के पद की पुनर्स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि पेशवा के पद को भंग कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। बाजीराव द्वितीय जो है ब्रिटिश पेंशन भोगी बन के रह गए थे, तो तीसरा गलत हो गया। यशवंत राय होलकर के संदर्भ में कह रहा है कि ब्रिटिश विस्तार का विरोध करने के लिए भारतीय शासकों का एक गठबंधन जो है सफलतापूर्वक संगठित किया गया था, तो नहीं, ये सफलतापूर्वक
ब्रिटिश विस्तार का विरोध करने के लिए ये जो एक गठबंधन तैयार कर रहे थे, उनका गठबंधन असफल हो गया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुचल दिया था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या था अंग्रेज़ों ने इनके गठबंधन को दबा दिया था, पूरी तरीके से सफल नहीं होने दिया था। तो तीसरा, चौथा तो गलत हो गया, आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन-सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध में लाहौर की संधि ने पंजाब को ब्रिटिश अधीनता में ला दिया। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन ए सही सुमेलित है। अमृतसर की संधि के संदर्भ में कह रहा है कि रणजीत सिंह ने सतलुज पार के सिख राज्यों पर अपने दावों को त्याग दिया था। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। रणजीत सिंह की मृत्यु की बात ऑप्शन डी की बात करें तो दरबार में गुटबंदी में वृद्धि और सिख स्वायत्तता का कमजोर होना, ये सही कह रहा है कि रणजीत सिंह के बाद क्या हुआ कि सिख स्वायत्तता धीरे-धीरे कमजोर होने लगा था। आंसर सी ऑप्शन सी आपका इकलौता बच रहा है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो देखो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं बल्कि डलहौजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा ऐसा किया गया था? डलहौजी द्वारा। तो यहाँ पे सी सही नहीं है। अगला देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के संदर्भ में विचार कीजिए। ओके, प्रावधान दिया है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या स्थिति रही है ये दिया है। बताना है आपको क्वेश्चन में कि कौन सा सही सुमेलित है। ओके, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर की अगर बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसमें कह रहा है कि 4 सदस्यों वाली परिषद के साथ बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट यानी ये सही सुमेलित है। ओके, बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था भाई? अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 4 सदस्यों वाली एक परिषद गठित की गई थी। ओके, तो यहाँ पे पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? यह जो है सर्वोच्च न्यायालय यह यूरोपीय लोगों और उनके कर्मचारियों और कलकत्ता के नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। तीसरा कह रहा है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर देखिए इसके संदर्भ में क्या बोल रहा है ये? तो पहला और दूसरा सही था। तो बम्बई और मद्रास की गवर्नर के संदर्भ में ये स्टेटमेंट कह रहा है कि युद्ध और कूटनीति के मामलों में गवर्नर जनरल से स्वतंत्र बना दिए गए। ये गलत है। आप लोग को ध्यान होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है और जो ये बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते हैं, इन दोनों गवर्नरों को अब युद्ध और कूटनीति के मामले में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया जाता है। यानी कि अब बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कहाँ युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, किससे कूटनीति संबंध बनाना है, इन सभी निर्णयों के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो तीसरा आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि ये स्वतंत्र बना दिए गए थे, स्वतंत्र नहीं बना दिए गए थे। चौथा कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में देखिए तो पर्यवेक्षण के लिए अपने नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों को ब्रिटिश सरकार को सौंपना आवश्यक कर दिया गया था। तो चौथा सही सुमेलित है। बताना है आपको कि कौन-सा सही सुमेलित है। तो 3 सही सुमेलित है, 1 गलत था। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल 3। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देख लीजिए। 1 मिनट, ठीक है? हुँ। पिट्स इंडिया पिट्स के इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए हैं और बताना है कि कौन-सा कथन सही सुमेलित है, कौन-सा कथन सही है। पहला कथन देखिए, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों के पर्यवेक्षण के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। जो क्या करेगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सेना और राजस्व मामलों का पर्यवेक्षण करेगा। दूसरा है कि इसने कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया, जिसमें वाणिज्यिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहने दिया गया और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो आप लोग को ध्यान होगा कि 1700 जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें ये प्रावधान लाया गया था कि अब जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक काम को अलग कर दो, ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए कि उसके व्यापारिक काम क्या-क्या हैं। व्यापारिक व्यापार के उद्देश्य से वो क्या-क्या काम कर रहा है और राजनीतिक की दृष्टि से वो राजनीतिक उद्देश्य से वो क्या काम कर रहा है, इन दोनों कामों को अलग कर दो। ठीक है? ताकि दोनों कामों में स्पष्टता नज़र आए। तो राजनीतिक कामकाज की देख-रेख के लिए एक
एक परिषद की स्थापना की गई, कई लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, जो इसी वाणिज्यिक कार्यों को देखेगा, उसका पर्यवेक्षण करेगा, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके? और राजनीतिक कामों की देख-रेख के लिए, पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। और भारत से संबंधित सभी शक्तियाँ सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। तो ये गलत है। देखो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान आपको ध्यान होगा 1857 में 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है। 1800 अधिनियम के तहत ये प्रावधान लाया गया था कि पूरी शक्तियाँ जो हैं, अब ब्रिटिश क्राउन को चला जाता है, हस्तांतरित कर दी जाती है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट को ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। मुख्यतः इसलिए क्योंकि अब देखो 1833 के चार्टर एक्ट का क्या प्रावधान था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शेष वाणिज्यिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। इसे विशेष रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ निहित कर दिया गया। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। देखो आप लोग को पता होगा यहाँ पे शेष वाणिज्यिक कार्य का क्या मतलब है। शेष वाणिज्यिक कार्य का मतलब ये है कि आप लोग को ध्यान होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रावधान लाया गया था कि अब भारत में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहा है, यानी इसका जो व्यापार करने का एकाधिकार है, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो व्यापार कर रहा था, इकलौता यही ब्रिटेन का एक यही कंपनी इकलौता यही कंपनी था जो भारत में व्यापार कर रहा था, इसी को ये अधिकार था। यानी ब्रिटेन के अन्य वाणिज्यिक कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं था। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया भाई, बहुत विरोध किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि भाई केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में क्यों व्यापार कर रहा है? हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस अधिकार को फिर 1813 के चार्टर दिन द्वारा समाप्त कर दिया गया। बस एक अधिकार बचा रह गया, चाय और चीन के साथ व्यापार। ठीक है? चाय और चीन के साथ व्यापार को रहने दिया गया, बाकी सभी व्यापारिक अधिकार जो हैं समाप्त कर दिए गए। यानी कि अब क्या हुआ 1813 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के अन्य कंपनी जो है भारत में आकर के व्यापार करने लगे थे। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि अन्य ब्रिटेन के व्यापारिक कंपनी भारत में आके व्यापार करने लगे थे। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ वाला व्यापार, यानी यही जो शेष व्यापार वाणिज्यिक कार्य है, यही चाय और चीन के साथ के संदर्भ में लिखा गया है। तो चाय और चीन के साथ वाला जो व्यापार था, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आगे क्या कह रहा है कि इसे विशेष रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ निहित कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यानी मेनली इसको किस काम के लिए कौन-सा काम सौंप दिया गया? राजनीतिक काम सौंप दिया गया, प्रशासनिक काम सौंप दिया गया। भाई तुम जो है अपना राजनीतिक काम करो, भारत में प्रशासनिक काम करो जो कर रहे थे। ठीक है? यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवाओं के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सिविल सेवाओं की उच्च शाखाएं लगभग पूर्ण रूप से यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थी, जबकि भारतीयों को मुख्य रूप से अधीनस्थ पदों तक ही सीमित रखा गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आप लोग को ध्यान होगा कि सिविल सेवाओं के ये जो सिविल सेवाएँ थी, इसमें भारतीय लोगों को जो है बहुत ही नीचे वाले पदों पर रखा जाता था। उच्च पदों पर यूरोपीय लोग ही रखे जाते थे। इनके लिए ये सीटें जो थी रिज़र्व थी। यानी कि अगर कोई उच्च पदों पर नियुक्त होगा तो यूरोपीय व्यक्ति ही नियुक्त होगा। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि ब्रिटिश प्रशासन पर बढ़ते वित्तीय भार ने भारतीयों को निम्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि ब्रिटिश भारत पर बढ़ते वित्तीय भार ने भारतीयों को निम्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त रहने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि निम्न पदों पर रखेंगे तो इनको कम सैलरी देंगे और इनका काम हो जाएगा। ओके, तीसरा स्टेटमेंट देखिए। तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत ने उच्च सिविल सेवाओं में भारतीय और यूरोपीय लोगों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। तो ये गलत है, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया था, भेदभाव था। ओके, पहला और दूसरा करेक्ट होगा, तीसरा सही नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। ओके, अब ये अभिकथन दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा कि कौन सा आधार होगा। तो भारत में ब्रिटिश पुलिस प्रशासन को मुख्य रूप से लोक कल्याण प्रदान करने के बजाय औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया था। फिर से सोचिए कि भारत में ब्रिटिश पुलिस प्रशासन को मुख्य रूप से लोक कल्याण
प्रदान करने की बजाय औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया था। इसका मतलब ये है कि भारत में ये जो पुलिसिंग व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, इसका उद्देश्य ऐसा नहीं था कि भारत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या भारत के लोगों के कल्याण की दृष्टि से लाया गया था कि चोरी डकैती ना हो या फिर अपराध ना बढ़े, इसके लिए पुलिसिंग व्यवस्था लाया गया था। तो नहीं, इसके लिए नहीं लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? तो देखो भाई, पहले ये व्यवस्था थी कि हर गाँव में जो है जमींदार होगा, वही इन सब मामलों की देख-रेख करेगा, इन सब मामलों की जाँच-पड़ताल करेगा। लेकिन जब ये आए, ब्रिटिश लोग आए, तो इन्होंने पुलिसिंग व्यवस्था लाया। ये इसलिए लाए, इनका लाने का उद्देश्य ये था कि जब भी कोई भारतीय या भारत के लोग आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने का सोचेंगे, तो इनके विरोध को दबा दिया जाएगा। ठीक है? क्योंकि इनको क्या है कि हर हर क्षेत्र में पुलिस पुलिस स्टेशन था, हर जगह पे पुलिस स्टेशन था, तो पुलिस लोग क्या थे, इन सभी गतिविधियों पे नज़र रख रहे थे कि कोई विद्रोह ना करे, कोई आपस में कोई ग्रुप ना बनाए अंग्रेजों के खिलाफ, लोगों को भड़काए ना। तो ऐसे में ये जो पुलिस थे, यही काम करते थे कि जो भी भड़काने काम करता था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका उसका दमन कर दिया जाता था। इसीलिए लाई गई थी पुलिसिंग व्यवस्था। ओके? अब देखो, कौन से आधार बन सकते हैं? आप लोग मूवीज़ देखे होंगे, क्राइम थ्रिलर मूवीज़। तो क्राइम थ्रिलर मूवी में क्या होता है, जब किसी का मर्डर हो जाता है तो बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा किए जाते हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि वो जो ऑफिसर रहता है, आईपीएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, वो क्या करता है कि इन सभी प्रूफ के दम पर सभी प्रूफ को इकट्ठा करता है और जितने भी शक होता है जिन-जिन लोगों पर, इन सभी प्रूफ के साथ लिंक किया जाता है कि क्या ये मर्डर किया होगा, इस समय ये कहाँ था। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि सारे प्रूफ को एक-दूसरे से लिंक करके चेक किया जाता है कि कौन मर्डर किया होगा। है ना? इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हर स्टेटमेंट को इस वाले अभिकथन से लिंक करने की कोशिश करिएगा कि क्या इससे कनेक्शन रख रहा है या नहीं रख रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके? तो इसका आंसर देखिए, पहला कह रहा है कि कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित पुलिस प्रणाली ने पहले जमींदारों द्वारा किए जाने वाले पुलिस कार्यों को प्रतिस्थापित कर और पुलिस व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के अधीन कर दिया। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट 3 आधार जो दिए गए हैं, ये चेक करना है कि क्या ये ऐतिहासिक रूप से सत्य है? क्या ये ऐतिहासिक रूप से सत्य है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान लो कॉर्नवालिस की जगह डलहौजी दिया होता, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता ना। कॉर्नवालिस की जगह अगर यहाँ पे डलहौजी दिया होता, तो ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे पहला वाला गलत मान लेते। पहला वाला स्टेटमेंट गलत मान लेते, क्योंकि यहाँ पे सही दिया है। तो यानी अब यहाँ पे सही दिया है, तो दूसरा स्टेप क्या करना है? पहला तो ये चेक किया कि ऐतिहासिक रूप से सही है या नहीं। अब ये तो स्टेटमेंट सही है, तो दूसरे टाइम आपको क्या करना है, दूसरे लेयर में आपको क्या करना है कि ये पहला स्टेटमेंट क्या इससे लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसका आधार बन रहा है या नहीं बन रहा है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है इससे कनेक्ट कर रहा है, इससे लिंक कर रहा है। ओके? तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये सही है, अब दूसरा क्या है कि ये इससे लिंक कर रहा है, तो यानी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है कि पुलिस बल को भारतीय दरोगाओं के नेतृत्व वाले थानों में संगठित किया गया था। जबकि वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकार जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रहे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी देखिए आपका करेक्ट है। औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया गया था कि जो बड़े-बड़े पद थे जैसे एसपी, डीएम, कलेक्टर, इन सभी पे भारतीयों को नहीं नियुक्त किया जाता था, भारतीयों को नहीं रखा जाता था, बल्कि ब्रिटिश कलेक्टर होते थे, ब्रिटिश लोगों को इन बड़े-बड़े पदों पर रखा जाता था। ताकि जो निर्णय होता था, जो बड़े निर्णय होते थे, वो ये अपने अनुरूप ले सके। अगर कोई भारतीय होता तो क्या होता भाई, अपने लोगों के, अपने भारतीयों के हित के अनुसार निर्णय लेता। इसलिए छोटे पदों पर जो है दरोगा-वरोगा के पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट लिंक कर रहा है। ओके? तीसरा देखिए, तो पुलिस के प्राथमिक कार्यों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध साजिशों को रोकना और बाद में बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलनों का दमन करना शामिल है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। यानी आपको इस छोटे से पैराग्राफ से 3 निष्कर्ष निकालने हैं। तीनों को लिंक करना है। ये आपके अंदर ये एबिलिटी आनी चाहिए। अब आपको ये पढ़ना है, बार-बार प्रैक्टिस करना है। तीनों ही सही है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए न्यायिक सुधारों के संबंध में कौन-सा कथन सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा न्यायिक सुधार किए गए थे, इसके संदर्भ में बताना है। तो देखो, पहला कह रहा है कि पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, पूछा है कि कौन-सा कथन सही है। ऐसा होता है ना कि 2 कथन दिया, फिर उसके बाद बताएगा कि कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब यही पूछा है कि कौन-सा कथन सही है। तो देखो, कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित रखा।
न्यायिक शक्तियों से वंचित करके और अलग न्यायिक अधिकारियों की नियुक्त करके न्यायिक कार्यों को राजस्व प्रशासन से अलग कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही था, कॉर्नवालिस ने ऐसा किया था। कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित इसलिए किया था क्योंकि कॉर्नवालिस को इस बात का डर था कि कहीं कलेक्टर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि कॉर्नवालिस द्वारा विकसित न्यायिक प्रणाली के तहत भारतीय मुंसिफों और अमीनों की अध्यक्षता वाली अधीनस्थ दीवानी अदालतें न्यायिक पदानुक्रम का निम्नतर स्तर थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1793 के बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को अंग्रेजों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से लागू किया था? तो 1793 के बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को अंग्रेजों ने मुख्य रूप से किस कारण से लागू किया था? तो यह एक वंशानुगत जमींदार वर्ग का निर्माण करना था। इनका उद्देश्य क्या था? एक वंशानुगत जमींदार वर्ग का निर्माण करना, जो स्थिर भू राजस्व सुनिश्चित करेंगे तथा कृषि सुधारों में निवेश करेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है? इस बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको एकदम अपोज़िट लगेगा। सबसे इन चारों ऑप्शंस में से सबसे करेक्ट आंसर स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए ही है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ के जो सबसे सटीक लगे वहाँ पे आपका वही आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विऔद्योगीकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य कम से कम संभव कीमतों पर भारतीय निर्मित वस्तुओं की अधिकतम मात्रा खरीदना। तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई। विऔद्योगीकरण के संबंध में क्या है कि ये भारत से ये क्या चाहते थे कि कम से कम कीमत पर इनको बहुत ज़्यादा वस्तुएँ मिले ताकि ये वस्तुओं को अपने यहाँ भेजें और अपने यहाँ से बना करके विनिर्मित वस्तुओं को भारत में बेचें। तो इनका यही उद्देश्य था। दूसरा कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 50 वर्षों के दौरान भारतीय वस्त्र निर्यात का विस्तार जारी रहा। देखो भाई 19वीं शताब्दी की अगर बात करें, तो यहाँ पे इंग्लैंड की अगर हम बात करें, ब्रिटेन में बात करें तो वहाँ पे औद्योगीकरण हुआ था। औद्योगीकरण की वजह से वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है? वस्तुओं का निर्माण खास करके वस्त्रों का निर्माण अगर बात करें, वस्त्र का निर्माण बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मशीनें प्रयोग की जाने लगी थी। मशीनों से जो वस्त्र बनाए जाते थे, ये सस्ते होते थे। ये सस्ते होते थे। तो ये सस्ते वस्त्र भारत में ले आते थे और सस्ते दामों पर बेचते थे। तो भारत में जो वस्त्र बन रहे थे, भारत में जो हाथों से वस्त्र बन रहे थे, कताई के माध्यम से बन रहे थे, वो महँगे होते थे। तो इनके वस्त्र जो है ज़्यादा बिकते थे। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 50 वर्षों के दौरान भारतीय वस्त्र निर्यात का विस्तार जारी रहा, तो ये गलत है। ठीक है? भारतीय वस्त्र निर्यात कम हो गया था क्योंकि अब क्या था कि अंग्रेज जो थे, वो भारत से रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ से उस रॉ मटेरियल से बहुत सारे वस्त्र जो है मशीनों के माध्यम से बनाते थे, क्योंकि मशीनों के माध्यम से बहुत व्यापक मात्रा में बनता था, तो ये सस्ता पड़ता था। तो ये भारत में जो है सस्ते दामों में बेचते थे और भारत के जो वस्त्र बनते थे, वो महँगे बिकते थे। तो लोग सस्ते वस्त्रों को ज़्यादा खरीदते थे। इससे क्या हुआ कि भारत में वस्त्र निर्यात में कमी आई। ओके? तीसरा है कि भारत के विदेशी व्यापार का निर्मित वस्तुओं से प्राथमिक उत्पादों की ओर बदलाव विऔद्योगीकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंग्रेजों ने एक ऐसी माल भाड़ा नीति अपनाई जिससे बंदरगाह शहरों से आंतरिक क्षेत्रों तक आयातित निर्मित वस्तुओं और आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक कृषि उत्पादों का सस्ता परिवहन सुलभ हो। तो पहला स्टेटमेंट सही है। बहुत बेसिक सी बात बोली है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने की बात है। दूसरा है कि रेलवे कंपनियों को दिया जाने वाला गारंटीकृत प्रतिफल केवल तभी देय था जब कंपनियां निर्धारित न्यूनतम लाभ से अधिक अर्जित करती थी। देखो, गारंटीकृत प्रतिफल 5% था और ये 5% गारंटीकृत प्रतिफल तभी दिया जाता था जब कंपनियों को निर्धारित न्यूनतम लाभ से कम प्राप्त होता था। यानी उनको लाभ जब कम प्राप्त होता था तभी इनको गारंटीकृत प्रतिफल दिया जाता था। जब वो लाभ अधिक अर्जित कर रही हैं, न्यूनतम जो निर्धारित न्यूनतम लाभ से वो अधिक अर्जित कर रही हैं धन, तो ऐसे में उनको ये गारंटीकृत प्रतिफल नहीं दिया जाता। तो दूसरा गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इसमें कह रहा है कि कंपनियाँ जो है निर्धारित न्यूनतम लाभ से अधिक अर्जित करती थी, अधिक नहीं, जब कम अर्जित करती थी, तभी उनको ये गारंटीकृत प्रतिफल प्राप्त होता था। यानी 5% का इनको 5% इनको प्रॉफिट दिया जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी है, इंग्लैंड से रेलवे इंग्लैंड से रेलवे
इंजन, पटरियों और मशीनरी के आयात ने भारत में सहायक उद्योगों के विकास को सीमित कर दिया। ये इतने चंट थे, भारत में जो रेलवे विकास किया था इन्होंने अपने हित के लिए किया था, ये तो आप सबको पता होगा। और खास करके जब ये रेलवे बना रहे थे, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये अपने यहाँ से ले आते थे। अगर भारत में ये पार्ट्स बनाते तो भारत में रोजगार उत्पन्न होता, अन्य-अन्य टूल्स बनाए जाते, है ना? इससे भारत में अलग बहुत सारे उद्योग स्थापित होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया जैसे चाइना करता है, चंटपना करता है, वैसे इन्होंने भी वैसा ही किया था। ये अलग-अलग जो पार्ट्स होते हैं इंजन के जो यूज़ होते हैं, उसमें जो लगते हैं, वो सभी अपने यहाँ से मँगाते थे, आयात करते थे। तो इसी वजह से भारत में जो सहायक उद्योगों के विकास को ये सीमित कर दिया था। तो 1 और 3 आपका यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इसमें भी पूछा है कि कौन-सा सही है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेजी शिक्षा अपनाने में निम्नलिखित में से किन कारकों ने योगदान दिया? तो आंग्ल पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आंग्लवादियों का मानना था कि केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली पश्चिमी शिक्षा ही भारतीय समाज को बदल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो शिक्षा को लेकर के आंग्लवादी और प्राच्यवादी विवाद बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंग्लवादियों का मानना था कि भारतीय लोगों को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। और ये जो शिक्षा दी जाएगी वो पश्चिमी शिक्षा ही दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है थॉमस बेम्बिंगटन मैकाले ने अनुशंसा की कि सरकारी निधि का उपयोग अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। देखो मैकाले का क्या मानसिकता थी कि ये चाहता था कि जो शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी और अंग्रेजी शिक्षा ही दी जाएगी। इससे क्या होगा कि जो भारतीय होंगे भले वो रंग रूप से वो बाहरी स्वरूप से वो भारतीय होंगे लेकिन वो मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाएँगे। ताकि ये क्या होगा कि ये अंग्रेजी चीज़ों को पसंद करने लगेंगे, अंग्रेजी चीज़ों को अपने यहाँ के लोगों को बढ़ावा देंगे कि ऐसी चीज़ें पसंद करो। तो इसका यही इंटेंशन था कि मेंटली जो है भारतीयों को अंग्रेज बनाना था। तीसरा कह रहा है कि वो डिस्पैच 1854 ने विश्वविद्यालयों की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली के साथ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो शिक्षा सुधार से संबंधित ये वुड डिस्पैच बहुत पूछा जाता है। इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चौथा देखिए तो प्राच्यवादी। देखो ये जो प्राच्यवादी लोग थे, ये ये चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा प्रदान की जाए वो स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। यानी कि जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जा रही है वहाँ के लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि प्राच्यवादियों ने उच्च शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबित अरबी, फारसी को अंग्रेजी से बदलने का पक्ष लिया था, तो ये गलत है। अरबी, फारसी इन सब भाषाओं में शिक्षा देने की इन्होंने बात ही नहीं की थी। इन्होंने कहा था स्थानीय भाषा में। ओके, तो चौथा गलत है। कितने सही है भाई? 3 सही है, चौथा गलत है, एलिमिनेट कर दो। ईज़िली आपका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि चौथा गलत है, तो आंसर निकल जाता। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रेस के विकास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए के पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ओके, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉर्ड वेलेज़ली ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के माध्यम से समाचार पत्रों की पूर्व सेंसरशिप शुरू की थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, पूर्व सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि वेलेज़ली ने ऐसा नियम लाया कि कोई भी जो समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है, वो सरकार के सचिव को बताए कि उस मुद्रक का नाम क्या है, संपादक का नाम क्या है, स्वामी का नाम क्या है, किस तरह के कंटेंट आप प्रकाशित करने जा रहे हो, वो सब कुछ जो है सरकार के सचिव को बताना होगा। क्योंकि उस समय क्या था कि जो हिंदी समाचार पत्र खास करके जो हिंदी समाचार पत्र होते थे, वो अंग्रेज विरोधी होते थे। अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जाता था। उनकी जो पूरी कार्यप्रणाली थी, जो अपने हित के अनुसार काम कर रहे थे, वो सभी इसमें आलोचना की जाती थी अखबारों के माध्यम से। और अखबार क्या था, लोग वहाँ के जन-जन तक पहुँचता था। तो लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रहती थी। इस चीज़ को दबाने के लिए लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लाया गया था। दूसरा कह रहा है चार्ल्स मेटकाफ के प्रेस एक्ट के तहत प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान और परिसर के संबंध में एक घोषणा पत्र जमा करना आवश्यक था। तो देखो चार्ल्स मेटकाफ थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने भाई भारतीय समाचार पत्रों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसने कहा कि देखो तुम कहाँ से प्रकाशन कर रहे हो, उस स्थान का नाम बता देना और परिसर का नाम बता देना, उसके संबंध में कुछ जानकारी दे देना, बस इतना ही कहा था। तीसरा है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट।
इसके संदर्भ में कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ने अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों दोनों पर समान प्रतिबंध लगाया। देखो, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इस मेनली भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोनों पर समान प्रतिबंध लगाए गए, तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा गलत है। अगर पढ़ा होता तो ये आप कर लेते। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, पूरा स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते हैं। पूरा स्टेटमेंट पढ़ा करिए। जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे आपको स्टेटमेंट के बारे में पता होगा जो आपको लगेगा कि गलत है या सही है। उसी बेसिस पे आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे थोड़े आप एक्स्ट्रा करके चले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया है कि पूछा है कि कौन-सा सही है। पहला देखिए, तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि 1813 की चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, भारत में जो इसको व्यापार करने का मोनोपोली था, इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका रीजन था नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन ने जो है, नेपोलियन का ब्रिटेन से बहुत मसला चल रहा था। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नेपोलियन ने क्या किया था, सारे यूरोपीय जो बाजार थे, अंग्रेजों के लिए बंद कर दिया गया। भाई तुम अपनी वस्तु हमारे यहाँ नहीं बेच पाओगे। तो वहाँ के जो व्यापारी थे ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी थे, इसका इन्होंने विरोध किया कि देखो भाई, क्योंकि इनके पास यूरोप में अब अपनी वस्तुएं यूरोप में बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि नेपोलियन का वहाँ पे प्रभाव था। नेपोलियन ने सारा दरवाजा बंद रखा था। तो अब ब्रिटेन के व्यापारी अपनी वस्तुओं को कहाँ बेचे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा कि पूर्व की ओर चलते हैं, भारत की तरफ रुख करते हैं, अपनी वस्तुएं उधर बेचेंगे, क्योंकि उधर तो नेपोलियन का प्रभाव था नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकाधिकार का विरोध करने लगे। देखो भाई, अब हम लोग भी वहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, हमें भी इजाज़त दीजिए। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर 1813 की चार्टर अधिनियम ले आया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब अन्य ब्रिटेन के व्यापारी भी भारत में आके व्यापार करने लगे थे। सिवाय एक अधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, उसको अभी भी जारी रखा गया था। अभी भी इस अधिकार पर इसकी मोनोपोली थी, जिसको 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने भारत में शिक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारी की पहली औपचारिक स्वीकृति दी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपको ध्यान होगा कि हर साल 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपए जो है फंडिंग की जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि इसने शिक्षा के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान किया। हाँ, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसने सिविल सेवकों को नामित करने की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति को समाप्त किया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, सिविल सेवकों को नामित करने की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति को समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि उस समय भारतीय जो है अब इसका विरोध करने लगे थे कि हमको भी जो है सिविल सेवाओं में आना है, जैसे अंग्रेजों को चुना जाता है, जैसे अंग्रेजों को अंग्रेज परीक्षा दे करके इसमें भर्ती होती है उनकी, वैसे हम भी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तीसरा कह रहा है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद में लॉ मेंबर के पद को समाप्त कर दिया। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की परिषद के पूर्व सदस्य का दर्जा दिया गया था। यानी अब जो गवर्नर जनरल का एक जो परिषद था, ठीक है? 3 मेंबर थे, तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक और मेंबर जोड़ा गया, लॉ मेंबर को। ठीक है? इस लॉ मेंबर को इस पूरे काउंसिल का पूर्व सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ना कि लॉ मेंबर के पद को समाप्त किया गया था। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो तीसरा गलत है, ईज़िली आपका एलिमिनेट हो जाता अगर आपको पता होता, आंसर ऑप्शन ही हो जाता। ओके? और इसी में आप लोग को ध्यान होगा कि 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही कानून बनाने के लिए 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया था, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया था। ठीक है? तो यहाँ से ही जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि मिनी संसद की शुरुआत होती है। मिनी संसद की शुरुआत होती है। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा? कानून बनाना। ठीक है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि
इल्बर्ट बिल का उद्देश्य मुफस्सिल क्षेत्रों में योग्य भारतीय न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों का मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। दूसरा कह रहा है कि इसने आंग्ल भारतीयों के प्रबल विरोध को उत्पन्न किया और ब्रिटिश शासन के नस्लीय स्वरूप को उजागर किया। तीसरा कह रहा है कि यूरोपीय दबाव के कारण बिल में अंतिम रूप से संशोधन किया गया, जिससे इसके मूल उद्देश्य का व्यापक अंश समाप्त हो गया। अब बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है कि आपके ये इल्बर्ट बिल के बारे में दे दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये 2-3 निष्कर्ष दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है? अब बताना है कि कौन सा सही उत्तर है, ओके? तो देखिए, इल्बर्ट बिल क्या था भाई? इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? देखो रिपन के शासनकाल में ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। जब ये इल्बर्ट बिल के पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि पहले क्या था कि मान लो कोई अंग्रेज अपराधी है, तो इसके आपराधिक मामलों की सुनवाई केवल और केवल अंग्रेज जज ही कर सकता था। केवल और केवल अंग्रेज जज ही कर सकता था इसके मामले की सुनवाई। कोई भारतीय जज नहीं कर सकता था। वो भारतीय जज भले ही कितना ज़्यादा ज्ञानी, कानूनी विधिवेत्ता क्यों ना हो, उसको कानून के बारे में कितनी ही जानकारी क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा वो सीनियर क्यों ना हो, लेकिन वो भारतीय जज इस अंग्रेज अपराधी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था। केवल और केवल अंग्रेज जज ही कर सकता था। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया कि भाई अब भारतीय जज भी अंग्रेजों के आपराधिक मामले की सुनवाई कर सकता है। इसी के बाद अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको मिर्ची लगी। उन्होंने क्या किया फिर इसका भरपूर विरोध किया। इससे ये समझ में आया कि भाई इनके मन में कितना ज़्यादा भेदभाव है भारतीयों को लेकर के। ठीक है? तो यही है आपका इल्बर्ट बिल। अब देखिए इसका आंसर करिए, यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके? तब इसका आंसर करिए। तो पहला कथन कह रहा है कि पहले कथन 1 से यह संकेत मिलता है कि बिल का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में नस्लीय असमानता को कम करना है। पहला तो सही है। इस बेसिस पे हमको कथन 1 से क्या समझ में आ रहा है? कथन 1 से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस बिल का उद्देश्य क्या था? न्यायिक प्रणाली में नस्लीय असमानता को खत्म करना। इसको पढ़िए फिर से, आप लोग आंसर समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह संकेत मिलता है कि बिल के प्रति यूरोपीय लोगों का विरोध जो है प्रबल नस्लीय भावनाओं से युक्त था। तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट इसी बारे में बता रहा है कि आंग्ल भारतीयों के प्रबल विरोध को उत्पन्न किया और ब्रिटिश शासन के नस्ली स्वरूप को समान किया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि दूसरा इस निष्कर्ष जो है सही निकल रहा है। तीसरा कह रहा है कि यह संकेत मिलता है कि लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए न्यायिक समानता के विचार को पूरी तरह त्याग दिया। देखो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी रिपन के बारे में या उनके विचार के बारे में नहीं बताया गया है। आप पढ़िए फिर से, अगर आपको डाउट लगता है, कहीं पे भी रिपन के बारे में या रिपन के विचार के बारे में नहीं लिखा गया है। लेकिन एग्जामिनर आपको आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहता है, ठीक है? जिस स्टूडेंट को पता है कि हाँ, लॉर्ड रिपन ने इसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, तो उसको लगेगा अरे यार ये भी सही है और जल्दी से आंसर कर देगा डी, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है उसी बेसिस पे आपको आंसर करना है। एक्स्ट्रा अपने से ओवर सोच करके, एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड करके यहाँ पे आंसर नहीं करना है। तो देखो रिपन के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। तो हम यहाँ पे तीसरा गलत मान लेंगे। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना ईज़ी क्वेश्चन है। आपके सामने सब कुछ दिया गया है, बस उसी को चुन करके एक पज़ल की तरह आपके सामने रखा गया है, बस इसी को हल करना हो। आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप कर ले जाएँगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहले आप इसको पढ़िए। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। ओके। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन संस्थानों को प्रोत्साहित किया था। तीसरा, उनकी उदार नीतियां भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कुछ सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकी। और कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? अब इन तीनों के आधार पे देखिए कि कौन-कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो कथन 1 कह रहा है यह संकेत देता है कि रिपन ने भारतीय प्रेस के प्रति अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया था। तो देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। लाया किसने था? लीटन ने लाया था। ओके? और रद्द किसने किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को? लॉर्ड रिपन ने। तो हम ये कह सकते हैं ना कि क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से लाया गया था। ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि ये निष्कर्ष निकल रहा है भाई, इससे हमको ये संकेत मिल रहा है, इंडिकेट हो रहा है कि रिपन ने जो है भारतीय प्रेस के प्रति
अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया था, तो पहला सही है, पहला निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा देखिए तो दूसरा कथन यह संकेत देता है कि रिपन ने भारतीयों को स्थानीय प्रशासन से जोड़ने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को प्रोत्साहित किया था, तो हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं दूसरा भी। तीसरा कह रहा है कि तीसरे कथन से यह संकेत देता है कि उनके सुधारों ने औपनिवेशिक शासन से नस्लीय भेदभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब देखिए क्या नस्लीय भेदभाव को औपनिवेशिक शासन से नस्लीय भेदभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? इस तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ के समझ में आ रहा है? इस तीसरे स्टेटमेंट को पढ़िए। उनकी उदार नीतियाँ भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कुछ सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सका। यहाँ पे कहीं भी नस्लीय भेदभाव से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही था। आंसर हो जाएगा तीसरा एलिमिनेट कर दो, आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिटन द्वारा 1870 के दशक के उत्तरार्ध में किए गए प्रशासनिक उपायों ने शिक्षित भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक असंतोष को और बढ़ा दिया और दृढ़ किया। अभिकथन का क्या आधार है? अब बताइए कि ये जो इतने पैराग्राफ दिया गया है, अब इस पैराग्राफ से ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कितने स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट है। क्या ये तीनों स्टेटमेंट इससे लिंक कर रहा है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये सही है ऐतिहासिक रूप से। फिर दूसरा कि क्या ये लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये जो ऊपर अभिकथन दिया है, क्या इससे ये लिंक कर रहा है? क्या इससे कनेक्टेड है? इससे इसका कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपको चेक करना है, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो देखो, पहला कथन क्या कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ तक तो लॉर्ड लिटन के बारे में कह रहा है और लॉर्ड लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है, इसको किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था। और इसी के ये जो प्रशासनिक उपाय है, इन्हीं प्रशासनिक उपायों में से एक ये था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। जो भारतीयों जो भारतीयों के असंतोष को दबाने का काम कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे पहला सही है। दूसरा देखिए, आर्म्स एक्ट भी इसी के शासनकाल में लाया गया था। ये भी एक प्रशासनिक उपायों में से दूसरा प्रशासनिक उपाय था। इसके तहत इन्होंने भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था, जबकि यूरोपीय और यूरेशियन को इससे छूट दी गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो फिर से पढ़ो। तो लॉर्ड लिटन द्वारा 1870 के दशक के उत्तरार्ध में किए गए प्रशासनिक उपायों ने शिक्षित भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक असंतोष को और दृढ़ किया। तो भाई भारतीय जो शिक्षित भारतीय थे और ज्यादा ये अंग्रेजों के प्रति उनके मन में असंतोष क्यों उत्पन्न हुआ? एक तो रीजन ये भी था ना कि इन्होंने आर्म्स एक्ट लाया, जिसके तहत इनको अगर हथियार रखना है अपने पास तो इसके लिए अंग्रेजों से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और बड़ी बात ये थी कि यूरोपीय लोग जो थे, उनको हथियार रखने के लिए इस तरह की कोई झमेला नहीं था कि उनको लाइसेंस लेना है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था और जो भारतीय लोग थे, इसके लिए और ज़्यादा उनके मन में असंतोष उत्पन्न हुआ। तीसरा, अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के प्रतिबंधों से बचने के लिए रातों-रात एक बंगाली समाचार पत्र से अंग्रेजी समाचार पत्र रूप ले लिया था। तो तीसरा भी आपका निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में एक प्रशासनिक उपाय के तौर पे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसी के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के प्रतिबंधों से बचने के लिए ही जो ये अंग्रेजी बाजार पत्रिका समाचार पत्र था, ये रातों-रात क्या हुआ था कि एक बंगाली समाचार पत्र था, ये रातों-रात अपने आप को अंग्रेजी समाचार पत्र का रूप ले लिया था, बदल लिया था अपने आप को। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा है राजनीतिक संघ और उसकी विशेषता के निम्नलिखित युगों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? राजनीतिक संघ दिया है और विशेषता दी गई है। इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा के मुद्दे पर अखिल भारतीय आंदोलन का आयोजन किया गया। तो पहला आपका सही सुमेलित है। पहला आपका सही सुमेलित है। दूसरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके संदर्भ में यहाँ पे कह रहा है कि अपने राजनीतिक मांगों में मुख्यतः किसानों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये गलत है। देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है, ये अपनी राजनीतिक मांगों में इस ये जो संगठन था, ये जो संस्था थी, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर लोग जमींदार वर्ग के लोग थे, भूस्वामी अभिजात वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। किसान या श्रमिक लोग
इसमें शामिल नहीं थे। यानी ये किसानों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि ये जमींदारों और भूस्वामी अभिजात वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो तीसरा गलत है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कारक 1907 के सूरत विभाजन के लिए उत्तरदायी थे? तो सूरत विभाजन के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी थे? यहाँ मेंस में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला देखिए, तो नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच बढ़ते वैचारिक मतभेद। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भाई 1907 तक आते-आते क्या था, स्वदेशी आंदोलन को लेकर के और अध्यक्षता कौन करेगा और कहाँ पे करेगा, इस बात को लेकर के इन दोनों में धीरे-धीरे मतभेद बहुत बढ़ गया और 1907 तक आते-आते ये दोनों में क्या हुआ, विभाजन हो जाता है। 2 गुट में विभाजित हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा है कि नरमपंथी नेताओं द्वारा कांग्रेस अधिवेशन को पूना से सूरत स्थानांतरित करना। हाँ, इस बात को लेकर भी हुआ था कि इसका अधिवेशन कहाँ होगा। जैसे जो नरमपंथी थे, वो चाहते थे कि सूरत में अधिवेशन हो, जो गरमपंथी थे, वो चाहते थे पूना में अधिवेशन हो। तीसरा है कि चरमपंथी कलकत्ता अधिवेशन में पारित 4 प्रस्तावों को अस्वीकार करना चाहते थे। नहीं, इन्होंने 4 प्रस्तावों को स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं करना चाहते थे। तीसरा गलत है। अधिवेशन के दौरान तिलक को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो ये भी एक चौथा कारण था सूरत विभाजन का। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तीसरा गलत है। आंसर 1, 2, 4 यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको पीडीएफ मिल जाएगा दृष्टि आईएएस का। और अदर इंस्टीट्यूट का भी चाहते हो, जैसे विजन आईएएस का हो गया, संस्कृत आईएएस, ध्येय आईएएस, अदर इंस्टीट्यूट का भी आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा और विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन देखो, तो ग्रेट लेक्स पृथ्वी की सबसे बड़ी भूपृष्ठ अलवणीय जल प्रणाली का निर्माण करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, ग्रेट लेक्स प्रणाली की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ओंटारियो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और एरी, इन सभी को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स प्रणाली कहा जाता है, ग्रेट लेक्स सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है कि लेक सुपीरियर का पृष्ठीय क्षेत्रफल विश्व की किसी भी अलवणीय झील से सर्वाधिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट में सही है। और ये जो टाइपिस्ट था ना, मुझे लगता है ये दोनों स्टेटमेंट को सेम सेम कॉपी कर दिया, जो कि तीसरा स्टेटमेंट कुछ और होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए मान लेंगे। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदी दिया और विशेषता दी है। मिसिसिपी जो है संयुक्त राज्य गल्फ ऑफ अमेरिका में गिरती है, तो ये तो सही सुमेलित है। मिसौरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो दूसरा भी ऑप्शन बी भी आपका सही सुमेलित है। सेंट लॉरेंस के संदर्भ में दिया है कि ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो डी भी आपका सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है कि कोलोराडो जो है आर्कटिक महासागर में जल निकास करती है, तो ये गलत है। कोलोराडो जो है इसकी उसका उद्गम जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला से होती है और मैक्सिको में ये प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में स्थित है? ठीक है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यानी कि अ, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पर्वत क्षेत्र में कौन कौन से स्थित है? तो रॉकी पर्वत स्थित है, कोस्ट पर्वत स्थित है और सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल स्थित है। ये एपलाचियन पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। तो यहाँ पे तीसरा नहीं होगा। तीसरा नहीं है तो एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा, एक ही एलिमिनेट हो रहा है, तो आंसर आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, बाब अल मंदेब जलडमरू नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी हाल ही में बहुत न्यूज में था। पहला कह रहा है कि ये लाल सागर को अदन सागर से जोड़ता है, तो पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार इसको आप लोग मैप पे देख लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? बाबल मंडेब। तो देखिए, बाबल मंडेब यहाँ पे है, ये मैप में देखिए। ओके, ये है बाबल मंडेब। ये किसको किसको जोड़ रहा है भाई? ये लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी से जोड़ रहा है। ठीक है, बाब अल मंडेब रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे देख लीजिए, एक और है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको जोड़ता है? पर्सियन गल्फ को अरेबियन सी से। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैप में इसलिए मैं दिखाती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये इमेज बनते जाए, जब एग्जाम आएगा तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। रॉकी पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है
कि रॉकी पर्वत उत्तरी अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर न्यू मैक्सिको तक विस्तृत है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके पूर्व में ग्रेट प्लेन्स स्थित है और पश्चिम में जो है इंटीरियर पठार और कोस्ट पर्वत स्थित है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? इकोसाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वर्तमान में इकोसाइट को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देता है। अभी देखो इसको मान्यता नहीं दिया गया, बात चल रही थी। ठीक है, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में केवल 4 ही अपराध को रखा गया है। 5वें को इसको रखने की बात चल रही थी, तो अभी इसको मान्यता नहीं दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि वियतनाम इकोसाइट को घरेलू कानून में शामिल करने वाला पहला देश है। आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, केवल 2 कथन सही है। इकोसाइट क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इतना मैंने हिंट दे दिया है। आप लोग देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसका आंसर बताते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत वंदे मातरम और वर्तमान निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जब किसी आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो राष्ट्रगीत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला स्टेटमेंट आपका तो यहाँ करेक्ट है कि जो निर्देश दिया गया था गृह मंत्रालय द्वारा, ये सही निर्देश दिया है जो इसमें लिखा हुआ है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रगीत के गायन से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर, यानी कि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रगीत के गायन से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडात्मक परिणाम लागू होंगे। तो देखो इस तरह के दंड से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, दंड देने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा कि आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपको दंड दिया जाएगा, नहीं। दंड देने से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है। पहला स्टेटमेंट ओनली सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 का शुभारंभ 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो दूसरा कह रहा है कि भारत का पहला वाणिज्यिक GAN आधारित मीनो या माइक्रो एलईडी डिस्प्ले आधारित ओडिशा में स्थापित किया गया। ओडिशा में नहीं बल्कि गुजरात में स्थापित किया गया है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुहाय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ये सुहाय क्या है? तो देखो भाई, यह एआई संचालित चैटबॉट जो नागरिकों और पत्रकारों को सर्वोच्च न्यायालय की सेवाओं तथा प्रक्रियाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रवासी श्रमिकों को कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु एक औपचारिक राशन कार्ड या स्थानीय निवास प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है। तो देखो इस तरह की कोई अ, प्रमाण की जरूरत नहीं है कि स्थानीय निवास प्रमाण की जरूरत हो या राशन कार्ड की जरूरत पड़े, नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 का लाभ मिल सकता है, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो बीपीएल कार्ड जिनके पास है, बिलो टू पॉवर्टी लाइन। ठीक है। दूसरा है कि इस योजना को यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा है कि इस योजना को प्रायः ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन कहा जाता है और इसका उद्देश्य इंडोर वायु प्रदूषण को समाप्त करके महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और इसमें सहारा मरुस्थल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की। तो यहाँ पे इसलिए ये न्यूज में रहा है अल्जीरिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आपका यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको एक बार मैप में देख लीजिए, अल्जीरिया के साथ कौन कौन से देश जो है सीमा साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहा है तो मे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। ओके, हाँ। तो ये है भाई अल्जीरिया। अल्जीरिया को जरा मैप पे देखिए। तो अल्जीरिया से कौन-कौन से देश जो हैं सीमा साझा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मोरक्को, इधर मेडिटेरियन सी है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर ट्यूनीशिया, यहाँ पे इस वाले रीजन के साथ,
ट्यूनीशिया सीमा साझा कर रहा है, लीबिया साझा कर रहा है, नाइजर साझा कर रहा है, माली साझा कर रहा है और मॉरिटानिया साझा कर रहा है। मोरक्को, मॉरिटानिया, माली। एम से आप याद रखिएगा मोरक्को, जैसे मोनाको बिस्किट होता है, ठीक है, मोनाको वाले बिस्किट में थोड़ा जीरा वाला स्वाद आता है। मोनाको वाले बिस्किट में जीरा वाला स्वाद आता है। मॉरिटानिया से ब्रिटानिया याद रख लेना। मोरक्को, मॉरिटानिया से ब्रिटानिया। ब्रिटानिया वाले बिस्किट में भी जीरा होता है, ठीक है। माली, माली में भी जीरा, ऐसे याद रख लेना माली, ठीक है। मोरक्को, मॉरिटानिया, इन दोनों में जीरा होता है, तो जीरा हो गया भाई, जीरा से लोग मालामाल हो जा रहे हैं, तो माली याद रखना। तो मोरक्को, मॉरिटानिया में जीरा होता है, जीरा इतना है कि लोग खा खा के मालामाल हो जा रहे हैं। फिर नाइजर, नाइजर अल्जीरिया, अल्जीरिया से नाइजर भी याद रखिएगा, इसमें भी कुछ जीरा जीरा जैसा थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, ठीक है। नाइजर, अल्जीरिया। यहाँ पे लीबिया, ओके, और ट्यूनीशिया, ये दोनों याद रखिएगा, ट्यूनीशिया, लीबिया, ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, एक बार फिर से याद कर लीजिए कौन कौन से देश हैं जो सीमा साझा करते हैं अल्जीरिया से। तो एक तो सबसे ऊपर है मेडिटेरियन सी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मोरक्को, ठीक है, मोनाको बिस्किट से मोरक्को और ब्रिटानिया बिस्किट से मॉरिटानिया, इन दोनों बिस्किट में जीरा होता है, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया। तो यहाँ पे हो गया माली, फिर नाइजर, लीबिया, ट्यूनीसिया, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो इसके कुछ जो फैक्ट हैं वो याद रखिएगा, जैसे अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और इसमें सहारा मरुस्थल का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। मिजोरम चिंजर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे एक भौगोलिक उपदर्शन यानी जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अपने अत्यधिक उच्च ओलियोरेजिन मात्रा के कारण वैश्विक स्तर पर विशिष्ट है। देखो इसमें ओलियोरेजिन बहुत पाया जाता है इस जिंजर में, यहाँ की अदरक में, जिसको जीआई टैग दिया गया है मिजोरम में, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है तो फेमस हो गया। और ऐसे ही तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह मिशन केवल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एवं कार्यान्वित एक विशिष्ट पहल है, जिसका उद्देश्य फसल उत्पादन बढ़ाना है। देखो इसका उद्देश्य तो यही है कि भाई उत्पादकता बढ़ाना है, किसानों को यहाँ जो है और मोटिवेट करना है कि यहाँ की जिंजर को और ज्यादा उत्पादित करें, ताकि हम निर्यात भी ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो ओके, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि मंत्रालय से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। केवल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही इससे नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि नाबार्ड हो गया, अपेडा हो गया, आईसीएआर हो गया, इन सभी द्वारा मिलकर वित्त पोषित किया जाता है, फंडिंग की जाती है और कार्यान्वित किया जाता है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ और सहकारी समितियों को सशक्त करके मध्यस्थों की मध्यस्थता को समाप्त करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पूछा है कि कितने सही है, कुल मिला के गिनती करोगे तो 2 ही सही है। यहाँ पे देखिए आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह एक समर्पित पहल है, जिसमें केवल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू। देखो भाई, अगर कपास का उत्पादन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये वस्त्र से रिलेट करेगा, कपास से वस्त्र बनता है। तो कहीं ना कहीं देखो, केवल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही वस्त्र मंत्रालय भी इस कपास उत्पादकता मिशन में अपना योगदान देगा। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस मिशन का स्पष्ट उद्देश्य उन्नत अभिजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास का विकास और प्रोत्साहन करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि अपने प्रारंभिक चरण में यह मिशन भारत के सभी जिलों में नहीं, बल्कि कुछ सेलेक्टेड जिले, जैसे 140 जिले, भारत के सभी जिलों में तो कपास का उत्पादन होता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ ही जिलों में अभी स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक चरण रहेगा, जो पहला फेज रहेगा, उसमें 140 जिलों को ही फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत है, तीसरा गलत है, केवल एक ही कथन सही है, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान का अनुच्छेद 24, जो प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के संबंध में समाचारों में उल्लिखित होता है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो देखो भाई, आईएलओ का जो अनुच्छेद 24 है, इसके संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, यह वह तंत्र है जो औद्योगिक संघों को अनुसमर्थित अभिसमयों का पालन न करने के लिए एक सदस्य राज्य के खिलाफ
अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति देता है? तो ये है आर्टिकल 24। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के उद्गम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उद्गम पोर्टल क्या है? पहला कथन है कि यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को कई बैंकों में अदावी जमा का पता लगाने में सहायता करता है। ठीक है, निष्क्रिय जो बैंक खाते होते हैं उनका पता लगाने में ये मदद करता है ये पोर्टल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पोर्टल स्वयं निष्क्रिय खातों से संबंधित दावों का प्रत्यक्ष रूप से निपटान करता है। स्वयं नहीं करता है भाई, जब कोई जाएगा पता करवाएगा तब करेगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहला कथन दिया हुआ है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन स्क्रबरों में उत्सर्जन को प्रग्रहित करने के लिए चूना पत्थर या चूना का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन स्क्रबर में उत्सर्जन को प्रग्रहित करने के लिए किसका यूज होता है? चूना पत्थर या लाइम का यूज होता है। दूसरा कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक अत्यधिक क्षारीय गैस है। क्षारीय नहीं बल्कि ये अम्लीय गैस है। यहाँ पर ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्षारीय नहीं अम्लीय गैस है, जिसे प्रभावी रासायनिक उदासीनीकरण के लिए चूना पत्थर जैसे अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा तो कथन गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इस तरह के आंसर में आपका पहला सही है, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, लेंटाना कैमरा और सेन्ना स्पेक्टेबिलिस जैसी प्रजातियों को सामान्यतः भारतीय पर्यावरण रिपोर्टों में प्रमुखता से दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पर उनके प्राथमिक प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखो भाई, ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, लेंटाना कैमरा और सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, ये जो है ना, ये सभी आक्रामक प्रजाति के पौधे हैं। ये सभी आक्रामक प्रजाति के पौधे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो आक्रामक प्रजाति है, ये विदेशी है, ये विदेशी पौधा है तीनों। ये आक्रामक विदेशी प्रजाति है। ये जिस क्षेत्र में उगते हैं ना, जिस क्षेत्र में ये उगते हैं उसके आसपास के जो पौधे होते हैं जो स्थानीय रूप से उगते हैं, यानी स्थानीय रूप से उगने का मतलब है कि ये जो पौधे हैं ये यहीं पे उगेंगे, अन्य किसी एनवायरनमेंट पे, यानी किसी जगह पे नहीं ग्रो कर पाएंगे जितना यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं। तो स्थानीय पौधे इसी को कहे जाते हैं कि जहाँ पे स्पेशली किसी एक जगह पे कोई पौधा उग रहा है, अन्य किसी जगह पे नहीं उगता है, उसी को स्थानीय पौधा कहा जाता है। अगर उस स्थान पे आप इस किसी विदेशी आक्रामक पौधे को लगा देंगे ना, तो ये विदेशी आक्रामक पौधा इतना तेजी से अपना विकास करेगा कि यहाँ पे जो स्थानीय रूप से उगने वाले जो पौधे हैं, इसको इसका ग्रोथ रोक देगा। ये खुद ग्रोथ करेगा, इन लोगों को ग्रोथ नहीं करने देगा, इन लोगों को विकसित नहीं होने देगा। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे जो स्थानीय रूप से उगने वाले पौधे हैं, ये धीरे-धीरे क्या होने लगेंगे? विलुप्त होने लगेंगे, क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सारे न्यूट्रिशियंस ये जो आक्रामक प्रजाति है, ये ले लेगा। जल का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करेगा, तो इन जो आस-पास के जो पौधे होंगे, यहाँ पे जो स्थानीय पौधे होंगे, ये इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो ये ग्रोथ नहीं करेंगे और इतना ज़्यादा ये विस्तार करेगा अपना, इतना ज़्यादा ये फैलेगा कि अपने आप ही ये जो है, यहाँ पे जो उगने वाले पौधे होंगे वो इनका धीरे-धीरे अस्तित्व खत्म होने लगेगा। इसी को आक्रामक प्रजाति कहा जाता है। आक्रामक पौधे इसी तरह से जीव भी होते हैं और वनस्पतियाँ भी होती हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन ए बी होगा कि वे आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में कार्य करती हैं, जो देशज वनस्पतियों को प्रतिस्थापित करती हैं तथा स्थानीय खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। देखो भाई, ये यूएनएफसीसी के अंतर्गत आयोजित नहीं होता है, बल्कि ये कोएलिशन ऑफ द विलिंग के आधार पर आयोजित होता है। कोलंबिया और नीदरलैंड द्वारा इसको आयोजित कराया गया था। यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों से चरणबद्ध रूप से संक्रमण हेतु रणनीतियां विकसित करना है। तो जीवाश्म ईंधनों का क्या करना है? चरणबद्ध रूप से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इनके यूज को कम करना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बताइएगा कि किसके बारे में, किस जानवर के बारे में बताया जा रहा है। यह उप सहारा अफ्रीका में एक बड़ा अर्ध जलीय शाकभक्षी जीव है, जो पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यधिक क्षेत्रीय आक्रामकता और जल में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की जीवन शैली के लिए जाना जाता है।
वर्तमान में आवाज क्षति और अनधिकृत शिकार के कारण इसे सुभेद्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। किसके बारे में बताया जा रहा है भाई? तो दरियाई घोड़ा के बारे में बताया जा रहा है। देखो ये अभी न्यूज में रहा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को क्या करना है, इसका आईयूसीएन स्टेटस देख लेना है और इसके साथ ही साइट्स में इसकी क्या स्थिति है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको किस अनुसूची में रखा गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रस्टी स्पॉटेड कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यद्यपि यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है, तथापि इसकी वैश्विक संख्या का लगभग 80% भारत में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए भारत में स्थानिक है। जब भी किसी प्रजाति के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो प्रजाति भारत में पाई जाती है, स्थानिक है या नहीं है। स्थानिक मतलब कि केवल इस भारत में अगर पाई जाती है तो भारत के अलावा अन्य दूरस्थ देशों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी भारत के ही क्लाइमेटिक कंडीशन में ये उगेगा। उगेगा नहीं मतलब पाया जाएगा। ओके, जैसे भारत के आसपास के जो रीजन होंगे, यहाँ की लगभग एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है? इसके साथ ही श्रीलंका हो गया, तो यहाँ पे भी लगभग ऐसा ही एनवायरनमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर ही आपको रस्टी स्पॉटेड कैट देखने को मिलेगा। दूसरा है कि यह वृक्षवासी एवं निशाचर शिकारी है, जो मुख्यतः मानव परिवर्तित परिदृश्यों से बचने के लिए सघन सदाबहार वर्षा वनों में पाया जाता है। देखो ये जरूरी नहीं कि सघन सदाबहार वर्षा वनों में ही पाया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है सीमित कर रहा है कि ये यहीं पर ही पाया जाता है, नहीं, ये शुष्क पर्णपाती वनों में, स्क्रब्स लैंड्स में, पथरीले भूभाग पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2021 के संशोधन ने कुछ विशिष्ट श्रेणियों की स्त्रियों के लिए गर्भ समापन की उच्चतम गर्भवती सीमा को 24 सप्ताह तक विस्तारित किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि 1971 के मूल अधिनियम में गर्भ समापन की अनुमति केवल भ्रूण असामान्यताओं के मामलों तक ही सीमित था, ऐसा नहीं था। मान लो किसी महिला के साथ रेप हुआ होता था तो ऐसी स्थिति में भी ये ऐसा किया जाता था, और हेल्थ इश्यू होने की वजह से भी ऐसा किया जाता था। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, ऑप्शन ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पाथफाइंडर सैटेलाइट मिशन को पृथ्वी पर असंसाधित डेटा भेजने के बजाय ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम का उपयोग करके अंतरिक्ष में ही डेटा का प्रसंस्करण करने के लिए विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस उपग्रह को निरंतर भू प्रेक्षण कवरेज के लिए भू स्थिर कक्षा, देखो भू स्थिर कक्षा में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखो ये भू स्थिर कक्षा में नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये काम करेगा। भू स्थिर कक्षा क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा क्या है, ये आप लोग साइंस टे की क्लास में पढ़ लीजिएगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, यह एक अत्यधिक विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है जिसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में संचालित करने के लिए विकसित किया गया है। यह पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टमों में छिपे निष्क्रिय बगों को मानव विशेषज्ञों से बेहतर पहचानने में उत्कृष्ट है। ऑपरेटर के लक्ष्य के आधार पर यह या तो एक प्रभावी साइबर रक्षक या एक शक्तिशाली हैकिंग उपकरण के रूप में कार्य करता है। बताइए कि कौन सा एआई मॉडल उपयुक्त विवरण से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। तो ये बता रहा है आपका क्लॉड मिथोस, ठीक है। ये जो विशेषता ऊपर बताई गई है, ये क्लॉड मिथोस के बारे में बताया जा रहा है। अभी आप लोग को अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो विजन आईएएस की अप्रैल मंथ की आप मैगजीन पढ़ लीजिए, उसमें इसके बारे में दिया है। अगला देखिए, कथन एक कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक निर्देशित ड्रोन को पारंपरिक एंटी ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग प्रणाली द्वारा निष्क्रिय या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। देखो फाइबर ऑप्टिक निर्देशित ड्रोन, एक होता है एंटी ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो ऐसे ड्रोन होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, लेकिन इसको क्या है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, ये इनको जैमिंग के माध्यम से निष्क्रिय किया जा सकता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक निर्देशित ड्रोन जो होते हैं, इनको जैमिंग के माध्यम से निष्क्रिय या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसको इमेज के माध्यम से एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम्म, एक मिनट, देखिए यही है, इसी के बारे में, इसी को जो है फाइबर ऑप्टिक निर्देश ड्रोन बोला जाता है। अ, ये देखिए, इसी को बोला जाता है फाइबर ऑप्टिक निर्देशित ड्रोन। यहाँ पे ये देखिए बहुत पतला तार होता है ये, ठीक है। जितने हम लोग के बाल होते हैं, जितने पतले उतने ही पतला ये तार होता है। 15 से 20 किलोमीटर तक ये लंबा तार होता है। ये बहुत, यानी कि 15-20 किलोमीटर तक के रेंज को ये कवर कर सकता है। ये ड्रोन जो है इमेजेस वगैरह कलेक्ट करेगा और इसी फाइबर ऑप्टिक तार के माध्यम से पूरे डेटा को यहाँ पे भेजेगा। ओके, चलिए।
दूसरा क्या कथन कह रहा है कि ये ड्रोन ऑपरेटरों के साथ एक भौतिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन बनाए रखते हैं और नियंत्रण आदेश तथा वीडियो टेलीमेट्री पूरी तरह प्रकाश संकेतों के माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला कथन दोनों और दूसरा कथन दोनों सही है। दूसरा कथन जो है पहले कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएमडी की नवीन एआई संचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि एआई आधारित मानसून पूर्वानुमान प्रणाली केवल राज्य स्तर पर पूर्वानुमान जारी करता है। तो नहीं, ये केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि ब्लॉक और जिला स्तर पर भी जारी करता है। यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित सचेत प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि अलर्ट प्राप्त करने के लिए इसमें उपयोगकर्ता का पूर्व पंजीकरण या अभिदान आवश्यक है। देखो अभी हाल अब आप लोग देखे होंगे, इस बार जब गर्मियों में लू का मौसम जब था, तो हम लोग के फ़ोन पे अलर्ट जारी होता था। जब मेरे फ़ोन में पहली बार अलर्ट आया था, तो मैं डर गई थी। मुझे लगा अरे बाप रे! मेरा फ़ोन तो खराब हो गया, कुछ दिक्कत आ गई इसमें, ऐसे ही आवाज़ भयानक से क्यों कर रहा है? जब मैं ध्यान से उसको पढ़ी कुछ सेकंड में तो माइंड में मेरा ऐसे ही चला था। जब ध्यान से पढ़ी तो लगा कि अरे यार, ये तो मतलब लू का अलर्ट जारी कर रहा है कि बहुत भयानक लू चलने वाली है, तो बचकर अंदर ही घर में रहना है, इस तरह का उसमें था। तो देखो हम लोग ऐसा तो था नहीं कि उसमें पंजीकरण कराए हैं तभी हमारे पे आ रहा है। एक एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उस एरिया में सारे डिवाइसेस पे एक साथ अलर्ट जारी किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि पंजीकरण की आवश्यकता होती है, नहीं इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखिए, तो ये आपातकालीन अलर्ट के लिए एक वन टू मेनी यानी एक से अनेक संचार प्रणाली के रूप में काम करता है। यहाँ तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह मेलिटस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइप 1 मधुमेह मुख्य रूप से जीवन शैली कारकों के कारण होने वाले इंसुलिन प्रतिरोध से संबंधित है। देखो जो टाइप 1 का मधुमेह होता है, यानी ये जो डायबिटीज है, ये कैसे होता है? तो ये शरीर की हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय की इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यानी कि ये ऑटो इम्यून विकार है। ठीक है? ये जीवन शैली कारकों के कारण नहीं होता है। तो दूसरा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि टाइप 2 मधुमेह अक्सर मोटापे, निष्क्रिय जीवन शैली और आनुवंशिक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो दूसरा सही है, आंसर आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी कम लागत वाला मॉड्यूलर र- रेंज एक्सटेंशन किट है। इसका मुख्य रणनीतिक उद्देश्य पारंपरिक अनगाइडेड ग्रेविटी बमों को अत्यधिक सटीक निर्देशित हथियारों में बदलना है, जिससे भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर उच्च सटीकता के साथ हमला कर सके। बताइए ये किसके बारे में, किस रक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑटोमेग्नेशन के बारे में, आंसर ऑप्शन बी। देखो भाई इतना बड़ा-बड़ा क्वेश्चन है कि पढ़ने में इतना टाइम चला जा रहा है, ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ डिटेल में दिया है, तो फिर इसको एक्स्ट्रा से क्या ही एक्सप्लेन करना, ठीक है? अगला है कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट सदस्य देशों के बीच आईटी सुरक्षा प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता को सक्षम बनाता है, जिससे पुनः प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड सीसीआरए के तकनीकी केंद्र है और कॉमन क्राइटेरिया मानकों और कार्य प्रणालियों से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2026 में सीसीडीबी की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद ही सीसीआरए के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग नेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। देखो इसको सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग नेशन का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ है? इसको कब प्राप्त हुआ था ये दर्जा? तो 2013 में प्राप्त हुआ था, अभी नहीं प्राप्त हुआ था। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा वाला, तीसरा गलत हो गया, एलिमिनेट कर दो, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्वावशेषों की वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पूर्वावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 ने पूर्वावशेषों के निजी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने सांस्कृतिक संपत्ति संबंधी यूनेस्को अभिसमय का अनुसमर्थन वर्ष 2020 में किया। वर्ष 2020 में अनुसमर्थन नहीं किया था बल्कि 1977 में ही कर दिया था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, आंसर ऑप्शन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस इतने लंबे-लंबे क्वेश्चन को पढ़ने में और एक्सप्लेन करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।